तो आज की क्लास में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे विद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता होगा हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सपोज 2 प्लस 3 आयोटा को अगर आपको ऐड करना है, सपोज -1 प्लस 5 आयोटा, तो आप किस तरह से ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं रियल को रियल पार्ट से, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से। दिस इज हाउ वी ऐड। और अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा वेक्टर्स को भी कैसे ऐड किया जाता है। अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, तो इनको हम कैसे ऐड करें? तो इसमें आई का आई के साथ एडिशन होता है, जे का जे के साथ, और के कैप का के कैप के साथ एडिशन होता है। तो हमें दिख रहा है हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऐड करते हैं। तो और इसमें भी क्या है, रियल का रियल के साथ एडिशन और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ ही एडिशन है। तो यहाँ पे भी एडिशन इसी तरह से है, सिमिलर टू वेक्टर्स। तो हम ये बोलते हैं जब भी हम अलजेब्रा की तरह बेसिकली हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, वी कैन ट्रीट देम लाइक वेक्टर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो जैसे वेक्टर्स आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में ट्रीट करते हैं आई कैप और जे कैप में, सिमिलर तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक रियल एक्सिस होती है और एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ Z1 की, तो उसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, आई कैन ट्रीट दिस एज ए वेक्टर Z1 आल्सो। और ये हमारा Z2 वेक्टर हो जाएगा। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया। तो हमें पता है वेक्टर एडिशन में हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ भी पढ़ते हैं। तो इसमें हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज वेक्टर Z1, दिस इज वेक्टर Z2, तो दीज टू साइड्स विल फॉर्म दी साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे, दिस विल बी योर वेक्टर Z2 ओनली। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट डी है, इस डायगोनल का वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में Z1, Z2 और Z1 प्लस Z2 की बात हो रही है या Z1 माइनस Z2 की बात हो रही है, आपके दिमाग में ये फिगर आ जाना चाहिए, दैट इज द पैरेललोग्राम। क्योंकि Z1 माइनस Z2 जो होता है यहाँ पे, ये जो दूसरी वाली डायगोनल होती है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है Z1 माइनस Z2। ये हमें पता है। सो द सेकंड डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाय नथिंग बट Z1 माइनस Z2। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, समझने वाली, ध्यान रखने वाली, क्योंकि आगे भी मैं इस डायग्राम को फिर से यूज करूंगा एक दो जगह, वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए कि पैरेललोग्राम अगर क्वेश्चन में आ जाए दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर, तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, तो हम इस चीज की हेल्प लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो को हम जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो एक है R1 e की पावर आइटा थीटा 1, एक है R2 e की पावर आइटा थीटा 2। तो अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे, इट विल कम आउट टू बी R1 R2 e रेज़्ड टू पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हमें दिख रहा है जैसे ही हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में क्या होता है, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दीस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, दिस इज द डिस्टेंस R1, तो ये डिस्टेंस R2 है, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2। सही बात है, ये तो अपने को दिख रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और अगर हम आर्गुमेंट की बात करेंगे, तो यू सिंपली ऐड दीस टू आर्गुमेंट्स, थीटा 1 एंड थीटा 2। यही चीज अपने को यहाँ पे दिख रही है। अब इसको वेक्टर एडिशन में हम किसी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करें, सॉरी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें डॉट और क्रॉस होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। सिर्फ प्रॉपर्टी ये होती है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, कहने का मतलब देखो क्या है, जो अगर मैंने यहाँ पे Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया, तो Z1 को मैं किस डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने एंगल से शिफ्ट करूंगा, Z2 के एंगल से। Z2 का एंगल कितना है, थीटा 2। तो यहां से हम इसको शिफ्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 2 एंगल से। सो दिस एंगल विल बी योर थीटा 2 एंगल। इस डायरेक्शन में हम इसको शिफ्ट करते हैं, और इसी के बेसिस पे अब मैं डिफाइन करूंगा, जिसको हम रोटेशन थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम में आती है, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये चीज हो रही है। तो जैसे ही मैंने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया, तो नए कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड तो हो गया, दोनों के मॉड्यूलस का मल्टीप्लीकेशन। और उसकी पोजीशन क्या आएगी, जो Z1 है उसके आर्ग्यूमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Z2 के आर्ग्यूमेंट से शिफ्ट कर देंगे। ध्यान रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसी के हिसाब से रोटेशन थ्योरम डिफाइन करी जाती है। देखिए कैसे, तो वो लिखते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में रिलेशन। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में रिलेशन कैसे लिखा जाता है, रोटेशन थ्योरम इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, उसी से रोटेशन थ्योरम डिफाइन करी जाती है। दिस इज बेसिकली डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर मैं सपोज Z1 और Z2 को डिवाइड कर देता हूँ, लिख लेता हूँ Z2 अपॉन Z1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, Z2 अपॉन Z1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1 e की पावर आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और जो डिफरेंस ऑफ एंगल है यहाँ पे दोनों का आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू को मैंने डिफाइन कर दिया अल्फा से, दिस इज द एंगल अल्फा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी से वो रोटेशन थ्योरम कुछ इस तरह से लिख लेता है, दैट इज दिस वन। वो रोटेशन थ्योरम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा Z2 अपॉन में लिख सकता हूँ R2। ओके, और राइट साइड में मैं लिख सकता हूँ Z1 अपॉन में मैं लिख सकता हूँ R1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हमारा नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन लिखना है तो रोटेशन थ्योरम क्या स्टेट करता है, जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे e की पावर आइटा अल्फा से, तो आपको नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, दैट इज Z2। तो इस तरह से रिलेशन होता है। अब इसमें से हमने दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, ओरिजिन को सब्ट्रैक्ट किया, Z2 माइनस जीरो और Z1 माइनस जीरो, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। तो अब ये बेसिकली क्या है, दो वेक्टर्स की तरह आप मान सकते हैं, एक वेक्टर अपना ये है और एक वेक्टर अपना ये। तो ये वेक्टर क्या है, Z1 का ओरिजिन से डिफरेंस, ये वेक्टर क्या है, Z2 का ओरिजिन से डिफरेंस, यही हो गया है। तो हम ये लिखते हैं Z1 का ओरिजिन से डिफरेंस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज R1। और अगर इसको लिखूंगा Z2 का ओरिजिन से डिफरेंस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड R2। तो बेसिकली हम दोनों को क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो ये भी एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इन दोनों में रिलेशन ये है कि ये वाला जो यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अल्फा एंगल आगे है, कहां पे, जहां पे Z1 है। तो ध्यान रखेंगे अल्फा कौन आगे है, Z2 आगे। तो Z2 को लिखेंगे Z1 यूनिट वेक्टर या Z1 यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर आइटा अल्फा। अल्फा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है, इट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इस रोटेशन थ्योरम को यूज किया जाता है मोस्टली ज्योमेट्रिकल फिगर्स में। ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन से होते हैं, दैट इसको ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में यूज कर सकते हैं, स्क्वायर में यूज कर सकते हैं। इसको जनरली यूज किया जाता है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अगर आपको वर्टिसेस में निकालने होते हैं कोऑर्डिनेट, जनरली ऐसा होता है किसी भी एक ट्रायंगल में दो वर्टिसेस दिए होंगे, तीसरा निकालना है, उसके लिए आप इन थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिए ये सेम थ्योरम आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं दैट इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्रायंगल, तो हम अभी क्वेश्चन देखेंगे बाकी कोऑर्डिनेट्स हम कैसे रोटेशन थ्योरम से लिख सकते हैं। तो रोटेशन थ्योरम बेसिकली क्या है, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर ये, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर ये। तो जो नया यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है ओल्ड यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर आइटा अल्फा। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। अब हम कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, फिर हम रोटेशन थ्योरम के ऊपर देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये z है, ये आइटा z है। तो अब ये एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया जाता है, मल्टीप्लीकेशन बाय ए यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, इट मींस जिसका मॉड्यूलस जो होता है 1 होता है, उसको अपन बोलते हैं यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर अपन ने उससे मल्टीप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इट्स ए क्वाइट कॉमन वे ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन। तो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज होता है, यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे, ज्योमेट्रिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब होता क्या है देखिए, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उसके केस में क्या होगा, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे z को मैंने आइटा से मल्टीप्लाई किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला आइटा z, तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि मैंने यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया है। बट ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कितने से शिफ्ट हो जाएगा, इसकी हम पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका ये है, z को मैंने आइटा से मल्टीप्लाई किया, तो जो यूनिट मॉड्यूलस का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आइटा, उसका आप आर्ग्यूमेंट देखिए क्या है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर आइटा पाई बाय 2। तो इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2। तो जैसे ही z को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है पाई बाय 2, उससे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो जाता है उतने एंगल से। तो ये वाला एंगल अपना क्या है, दैट इज पाई बाय 2 ओनली। तो ये पाई बाय 2 एंगल से ये वैल्यू रोटेट हो जाती है। तो सेम ही रे को हमने रोटेट किया है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। अगर सपोज इसका मैग्नीट्यूड मैं r लिख लेता हूँ तो इसका भी मैग्नीट्यूड r ही है क्योंकि यूनिट से मल्टीप्लाई किया है। बट इट विल रोटेट बाय द एंगल, जिस एंगल के कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उसका जो आर्ग्यूमेंट है उससे वो वहां पे रोटेट हो जाता है। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, ओनली चेंज इन दैट इज एंगल, जितने एंगल से वो रोटेट हो गया। तो अगर ये पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये माइनस पाई बाय 2 होता दैट इज माइनस आइटा z होता, तो हम क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं पाई बाय 2 से। तो एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपने को यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, z आइटा z और z प्लस आइटा z। तो अब ये देखो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z1 प्लस z2। तो ये अपना z है, ये आइटा z है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो आइटा z है इसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे पता है z प्लस आइटा z फिर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक जो वेक्टर है आइटा z है, सेम आइटा z वेक्टर में यहाँ पे भी बना सकता हूँ इस तरह से। तो मुझे अगर पॉइंट लिखना है z प्लस आइटा z, वो पॉइंट क्या होगा, ये अगर मैं पैरेललोग्राम इस तरह से फॉर्म करता हूँ, इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ दैट इज दिस वन, तो ये इसकी डायगोनल को ही रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से अपन यहाँ समझ सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा दिस विल बी नथिंग बट z प्लस आइटा z, ये अपन यहाँ पे समझ सकते हैं दिस इज पॉइंट c। ज्योमेट्रिकली हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अब अपने को पता है यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक बनाता हूँ पैरेललोग्राम, तो ये मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 और यहाँ पे भी 90, तो पैरेलल है। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है दिस इज नथिंग बट ए रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल ही एक फॉर्म होगा। तो ये सब चीजें हम ज्योमेट्रिकली यहाँ पे समझ सकते हैं। पर अगर आपको इसका ट्रायंगल का एरिया बोला है जेड आइटा जेड और जेड प्लस आइटा जेड, तो इन तीनों पॉइंट्स का बेसिकली आपको क्वेश्चन में जो बोला है ये पॉइंट है जेड, एक है आइटा जेड और जेड प्लस आइटा जेड, आपको ये वाला एरिया बोला गया, दिस इज द एरिया विच यू हैव टू फाइंड, दिस इज द एरिया। तो अगर हम बात करेंगे ये वाला एरिया अपने को निकालना है, तो ये क्या है, इस रेक्टेंगल का हाफ एरिया है, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल का आधा ट्रायंगल। और इवन मैं ये बोलूंगा ये रेक्टेंगल भी नहीं है, दिस इज ए स्क्वायर। क्यों है ये स्क्वायर, क्योंकि एक रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, क्योंकि ये दोनों आर है तो ये बेसिकली स्क्वायर ही है। रेक्टेंगल भी अपने को नहीं बोलना चाहिए, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिख लेता हूँ। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा हाफ आर मल्टीप्लाइड बाय आर, लिख सकते हैं हम। एरिया अगर अपने को लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ हाफ आर मल्टीप्लाइड बाय आर, दैट इज आर स्क्वायर बाय 2। और अब अपना आर क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो अपन इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बाय 2। इस तरह से छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे, इस तरह से अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफाइन करना है इसका। अब हम यहाँ पे सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि जब मैंने इसको z को आइटा z से किया तो यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना आइटा z, और ये दोनों पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं z और आइटा z एक सर्कल पे लाया करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ से दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल z आइटा z एंड माइनस आइटा z। तो ये अपना z हो गया, आइटा z मतलब इसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट 90 है, इसका आर्ग्यूमेंट माइनस 90 है माइनस आइटा का, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज में 90 से रोटेट करेंगे तो ये माइनस आइटा जेड आएगा। तो अभी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबका लेंथ सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा इसका एरिया आपको निकालना है क्या होगा। तो हम देख सकते हैं अगर इसका एरिया लिखना है तो ये अपना बेस हो गया 2r, ये अपनी हाइट हो गई r। तो अगर अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो हम लिख सकते हैं हाफ बेस, बेस इज 2r मल्टीप्लाइड बाय r हाइट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा एरिया। आर इज नथिंग बट मॉड जेड, तो इस एरिया को लिख सकते हैं हम मॉड जेड का स्क्वायर। ऐसे अपन डायरेक्टली इसका एरिया लिख सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे ये चीज लिखनी है, मैंने अभी आपको बताया था ये भी आर पे है, ये भी आर पे है, ये भी आर पे है, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाया करेंगे, ये भी चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसका रेडियस क्या होगा, मॉड ऑफ जेड के बराबर होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। और इवन हम ये बोल सकते हैं ये जेड आइटा जेड और माइनस आइटा जेड क्या है, ये यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ही होंगे, ये भी अपन यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो ये जस्ट अपोजिट में अपने को दिख रहे हैं और ये 2r डिस्टेंस पे है, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए अपने को दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अपन एंगल बोल सकते हैं 90 डिग्री होगा। इस तरह से अपन इस चीज को समझ सकते हैं यहाँ पे। अब अपने को सपोज इस क्वेश्चन में पूछ लेता मॉड ऑफ z माइनस आइटा z कितना होगा, सपोज ये क्वेश्चन मैंने बना दिया मॉड ऑफ z माइनस आइटा z, तो वो भी अपन यहाँ फाइंड कर सकते हैं क्या, ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ अगर अपने को फाइंड करने का सोचना है तो ये r है, ये r है, तो अपने को पता है 90 डिग्री के ट्रायंगल के हिसाब से ये r√2 ही है, तो ये हम डायग्राम से इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ मॉड ऑफ z माइनस आइटा z कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस आइटा z, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, वही मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ ये वैल्यू हम लिख सकते हैं r√2 मतलब मॉड z√2। तो ये मैं मैग्नीट्यूड वापस डिस्कस करूंगा कि हाउ मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब इनको सबट्रैक्ट करके इसका मॉड ले लेंगे, दैट इज द डिस्टेंस। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का। मैंने लास्ट क्लास में बताया था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर द्वारा कितना एरिया फॉर्म होता है। यहाँ पे मैंने z ओमेगा z और ओमेगा स्क्वायर z ले लिया है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें अगर अपने को एरिया बताना है तो ओमेगा के बारे में अपने को पता है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है क्योंकि यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, e की पावर आइटा 2π/3 होता है। तो अगर मैं ओमेगा z की बात करूंगा तो जो भी z है उसको अगर मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है, मैग्नीट्यूड तो उसका वही रहेगा z वाला, लेकिन वो 2π/3 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। दिस इज ओमेगा z, दैट इज 120 डिग्री, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। और ओमेगा स्क्वायर की बात करता हूं, दिस इज e raised to power आइटा 4π/3। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया है z को ओमेगा स्क्वायर से, इट मींस इस रे को अपन रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में 4π/3 से, मतलब 240 डिग्री से। या फिर हम बोल सकते हैं इसको अपन ने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको रोटेट करेंगे 2π/3 से, दैट इज 120 से। तो ये जो 3 पॉइंट है इससे फॉर्म करने वाला अपने को एरिया बताना है। अब अपने को पता है ये सर्कल पे होंगे क्योंकि ये भी लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, सब लेंथ तो इक्वल है, क्योंकि यूनिट मॉड्यूलस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये अपन बोल सकते हैं। और अपने को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो अपन इस ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, अपने को दिख ही रहा है यहाँ पे सिमेट्री से। तो इसका एरिया मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अगर आर मान लेता हूँ, ये आर मान लेता हूँ, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने डिफरेंट तरीका आपको पिछली क्लास में बताया था, एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस ट्रायंगल का एरिया मैं लिख लूँ तो आ जाएगा दैट इज हाफ आर स्क्वायर साइन 120। मैंने हाफ ए बी साइन सी का फॉर्मूला लगाया जो अपन पढ़ते हैं किसमें,
दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। साइन 120 कितना होता है, साइन 60, तो ये हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो ये आ जाएगा √3/4 आर स्क्वायर, दिस इज मॉड जेड का स्क्वायर, क्योंकि आर इज मॉड जेड। अब ये जो टोटल इक्विलेटर ट्रायंगल का इसका एरिया कितना होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। ये हो जाएगा 3 टाइम्स द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये जो सिंगल एरिया अपन ने निकाला है इसका 3 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 3√3/4 मॉड जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इट कुड कम एज ए क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल मैच टाइप या कॉलम मैच टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकली आप नया कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो यूनिट मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है, बस आर्ग्यूमेंट से उसको मल्टीप्लाई करके हम उतने एंगल से उसको रोटेट कर देते हैं। इसमें सबसे फेवरेट यूनिट मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर है आयटा, माइनस आयटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, विच आर क्वाइट कॉमन, जिससे लेके नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है। अब अपन यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं रोटेशन थ्योरम। तो रोटेशन थ्योरम जनरली कहाँ पे काम आता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में वर्टिसेस निकालने के लिए। ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन से होते हैं, मोस्टली कॉमन होते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इस तरह के जो फिगर्स होते हैं उसमें मोस्टली आप वर्टिसेस निकालने के लिए काम में आता है। किसी भी क्वेश्चन में वर्टिसेस निकालना है, वर्टिसेस का रिलेशन निकालना है, इट इज क्वाइट यूजफुल। जैसे अगर अपन यहाँ देखेंगे Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3, एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान रखेंगे। इफ एंगल ABC इज π/4, ABC इज π/4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में इसी तरह से अपन शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से लिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज इज इंपॉर्टेंट। AB इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ BC, तो BC की लेंथ अपन ये मान लेते हैं, तो ये लेंथ है A√2। इस तरह के क्वेश्चंस क्वाइट कॉमन है, आपको ये रेशियो लिखना है Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3। व्हाट इज Z2 - Z3, दिस लेंथ, या ये वाला वेक्टर। अगर मैं Z2 - Z3 की बात करूंगा, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर। और Z1 - Z3 की बात करूंगा, तो यहाँ पे ये हो गया दिस वाला वेक्टर। तो अपने को यहाँ पे इसका रेशियो लिखना है, काइंड ऑफ दिस इज द क्वेश्चन। तो ज्योमेट्रिकल फिगर में कभी भी आपको साइड्स के वेक्टर्स बना के अगर आप उसका रेशियो लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इट मींस यू कैन ऑलवेज यूज रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम किस में यूज करेंगे, जिसके बीच का एंगल दिया हुआ है और कौन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है और जिसके मैग्नीट्यूड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। क्योंकि रोटेशन थ्योरम क्या स्टेट करती है, ये वाला जो है आपका, दैट इज दिस वन। तो हमें लिखना तो इसका रेशियो है, हम लिखेंगे किसका, जिसके बारे में अपने को पता है। क्योंकि अपने को पता है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने ये बोला है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, इसका मैग्नीट्यूड अपन ने बोला है A√2। तो इस डायरेक्शन में अपन क्या लिखेंगे, Z3 - Z2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं जनरली ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, नया वाला जो है वो है Z1 - Z2। तो हमेशा जो नया है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ज्यादा पे है। तो Z1 - Z2 अपॉन A√2, जनरली मैं ऐसे लिखता हूँ, उसका यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अपॉन A√2। तो ये यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर बनाया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, इज इक्वल टू, जो ओरिजिनल वाला था वो था Z3 - Z2 अपॉन A, ऐसे लिखता हूं। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और जो फाइनल है इनिशियल से 45 डिग्री ज्यादा पे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे e raised to power i 45 डिग्री। दिस इज हाउ यू राइट दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिलेशन वर्टिसेस को लेके। तो यहाँ पे ये आईटा अल्फा ही है, जिस अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो वैल्यू ज्यादा है। तो अब अपना ये क्वेश्चन हो गया, जिससे अपने को ये रिलेशन तो नहीं दिख रहा, बट वी विल बी एबल टू फाइंड सम रिलेशन। क्योंकि यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, e raised to power i π/4 cos π/4 प्लस i sin π/4, जिसको अपन आसानी से लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 1/√2 प्लस i 1/√2, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन फाइंड सम रिलेशन हियर। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो Z2 से Z2 कैंसिल, तो आपका Z3 और Z2 और Z1 में एक रिलेशन आ जाएगा कुछ ऐसा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ, आप ये निकाल सकते हैं। अगर आपको ये रेशियो निकालना है तो आप ये रेशियो यहाँ से जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको दिख रहा है Z2 और Z3 में सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो अब आप यहाँ पे टर्म्स देख लीजिए, Z2 और Z3। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कौन सी टर्म दिख रही है, ये रहा Z3 और Z2। इनको अपने को क्लब करना है, तो इसमें से आइटा मुझे दिख रहा है, कॉमन लेने पे ये डिफरेंस जनरेट होगा। और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स में देखिए Z1 और Z3, तो ये भी टर्म्स अपने को दिख रही है। तो मैं ये करूंगा, इसको एक तरफ ले जाऊंगा और उसको दूसरी तरफ रखूंगा, और ये डिफरेंसेस मैं जनरेट कर लूंगा। अब मुझे पता है यहाँ पे डिवाइड करना है Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, लेकिन डिवाइड करते वक्त पहले माइनस लूंगा, क्योंकि ये Z3 - Z2 है। फिर डिवाइड करूंगा तो ये रेशियो आ जाएगा, दैट इज माइनस आयोटा। ये यहाँ लिखा हुआ है। तो Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3 आ जाएगा माइनस आयोटा। यही आएगा यहाँ पे, नहीं, ये माइनस आइटा नहीं आएगा, Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3 आ जाएगा -1 अपॉन आइटा। यहाँ पे ये वैल्यू है। फिर आप क्या करेंगे, आइटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अपने k टाइम्स आइटा चाहिए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू आइटा। तो यहाँ पे आइटा आ गई है, तो आंसर अपने को निकालना है वैल्यू ऑफ k। तो आंसर अपने को पता है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी ट्रायंगल में, किसी रेक्टेंगल में, किसी पैरेललोग्राम में, अगर आप
दो साइड्स दी हुई है जिसके बीच का एंगल को डिफाइन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमने हमेशा जनरली क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, उससे आप लिख सकते हैं। तो जो नया वाला यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो जो है नया वाला मतलब क्या है, जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज में, इक्वल टू ओल्ड वाला यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट एंगल बिटवीन देम, e टू पावर आइटा ऑफ एंगल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं, जेई में काफी बार, 2-3 बार, जिसमें एक स्क्वायर का आपको निकालने हैं वर्टिसेस, एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है इनसाइड ए सर्कल, उसके केस में निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं वर्टिसेस निकालने के। और रोटेशन थ्योरम का हम यूज भी देखेंगे बाद में, जब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिफाइन करके बताऊं, जो भी काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे अब मैं जो डिस्कशन करूंगा, दोज आर नथिंग बट क्वेश्चंस, बिकॉज एज ए टर्म ऑफ ऑप्शन वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने डिफाइन किया इस तरह से, Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं, साइड्स तीनों की ए होगी, तो 60 डिग्री यहाँ पे एंगल। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, ए के बराबर होगी। ये तो अपन बोल ही सकते हैं डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड है लेंथ का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला रिलेशन ये लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर का सम इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 है। इस पे डायरेक्ट आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया भी है, एक बार जेईई मेन में भी इस पे क्वेश्चन आया, तो इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। और भी हम रिजल्ट देखेंगे जो इससे अपन निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ हम किस तरह से कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग रोटेशन थ्योरम। तो रोटेशन थ्योरम से हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अपने को पता है ट्रायंगल की दो साइड्स और उसके बीच का एंगल अपने को पता है। तो यहाँ रोटेशन थ्योरम लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा Z1 माइनस Z2 अपॉन ए, फिर लिखूंगा इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय e टू पावर आइटा 60। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, इक्वल टू e टू पावर आइटा π/3, क्योंकि नीचे यहाँ है, वहां पे भी नीचे है, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो मैं क्या किया, यहाँ पे ये जो दो वेक्टर या यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ऐसे बनाए, उनका रेशियो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप e की पावर आइटा π/3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सेम तरह से एक और रिलेशन यहाँ पे लिखूंगा, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। तो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा है इसका, Z2 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3, इन दोनों वेक्टर्स का मैंने लिखा ये और ये। तो Z2 माइनस Z3 अपॉन ए इक्वल टू Z1 माइनस Z3 अपॉन ए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, इक्वल टू e टू पावर आइटा π/3। अब हम यहाँ से e की पावर आइटा π/3 की जो वैल्यू है उसको इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड से। तो इससे Z1 Z2 Z3 में रिलेशन आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आएगा, Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z3। तो देखेंगे अगर अपन यहाँ पे Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z3 इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। तो एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ध्यान रखिए। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, साइड में जो है Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये लिखा हुआ मैंने, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज प्लस अपोजिट साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे भी ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे बोथ द साइड्स, तो आपकी ये वैल्यू आएगी Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये जो सम है इसके बराबर आ जाएगा, हम ये शो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था आईआईटी 1983 में कि Z1 Z2 इसके रूट्स हैं, Z1 Z2 फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ओरिजिन। तो एक है ये, तो तीसरा है अपना वर्टेक्स ओरिजिन, तो दैट इज योर Z3। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस रिलेशन से Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो आएगा आपका रिलेशन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। और Z1 Z2 अगर इसके रूट्स हैं, तो आप रूट्स की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Z1 Z2। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए, व्हाट इज Z1 प्लस Z2 माइनस b बाय दैट इज सम ऑफ रूट्स, ये आएगा माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Z1 Z2, वो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 36, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा 6। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन एक छोटा बनाया जा सकता है एग्जाम के अंदर फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ऑप्शंस में भी आ सकता है, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज दिस वन, कि आपने लिखा Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर और Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये सेकंड रिलेशन अपन ने कैसे निकाला, क्योंकि अपने को पता है, आपको पढ़ा होगा तो मैंने हमेशा बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो भी रिलेशन होता है अलजेब्रा में भी जो अपन पढ़ते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मैंने इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट जो बताया था डिटरमिनेंट के वीडियो में, उसमें भी एक्सप्लेन किया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको अपॉन 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, तो वो 2 राइट में चला जाएगा 0। तो इसी से हमने ये वाला रिलेशन लिख लिया रीराइट करके अलजेब्रा से। थर्ड यहाँ पे ये लिखा हुआ Z1 Z2 Z3 Z2 Z3 Z1 1 1 1 0। तो ये चीज कैसे निकाली, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से कोई भी रिलेशन लिखा हुआ है उसे एक्सपेंड करके ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, अगर वो आ जाता है तो वो चीज ट्रू है। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्कम सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सर्कम सेंटर कैसे होता है, सर्कम सेंटर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अपने को पता है
सर्कम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो, वो सारे सेम ही होते हैं। तो सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड भी सेम ही होंगे। तो हम बोलते हैं जो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट है वही सेंट्रोइड का होता है। तो सेंट्रोइड का अपन ने ये लिखा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। अब आप यहाँ करो करो दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो स्क्वायर करेंगे तो 3 टाइम्स ये हो जाएगा 9Z0 स्क्वायर, ये आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे। और क्या आ जाएगा 2Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। तो वो वाली वैल्यू तो यहाँ से 0 आ जाएगी, अपने को दिख रहा है। और लेफ्ट में क्या आ जाएगा 3Z0 का होल स्क्वायर आ रहा है, सॉरी यही वैल्यू तो आ रही है, क्योंकि Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर 2Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, अच्छा 3 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे अगर राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जो 2Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 आएगा उसको 2 टाइम्स ऑफ हम ये वैल्यू लिखेंगे। सिंपली इसको यूज करके आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस पे भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये रिलेशन भी ट्रू होता है। तो ये सारे क्या है, एज ए ऑप्शन की तरह क्वेश्चन में आ सकते हैं। इट इज जस्ट ए क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 1/Z1 माइनस Z2 1/Z2 माइनस Z3 1/Z3 माइनस Z1 0 होता है। तो हमें पता है कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होता है 1/Z के फॉर्म में, तो आप उसको कैसे चेंज करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं Z बार अपॉन Z बार। तो अगर मैं Z1 माइनस Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो नीचे Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1 माइनस Z2 का बार। तो वो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर ही आएगा। और अपने को पता है ये वैल्यू a के बराबर है, तो नीचे तीनों में क्या आएगा a स्क्वायर ही आएगा। ये अपने को दिख रहा है, ऊपर ये वैल्यू है। तो आप नोटिस करेंगे ये जो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये तो कैंसिल ही हो जाना है। तो ये वैल्यू 0 ही आएगी राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने यहाँ पे देखी। अब अपन एक चीज पे और बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से इसको रिलेट करके, दैट इज यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ तो Z2 माइनस Z3 Z3 माइनस Z1, Z1 Z2 Z3 Z2 Z3 Z1 Z3 Z1 Z2, ये साइक्लिक ऑर्डर में से प्रोडक्ट लेके लिख सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है अगर कि हम तीन रूट्स बोलते हैं Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 Z3 माइनस Z1। इन तीनों के बारे में अपन ये बोल सकते हैं इनका सम क्या है, 0 है भाई, तो सम इज 0। और हम ये बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम इज ऑल्सो 0, ये भी अपने को दिख रहा है, ये भी क्या है 0 है। तो ये भी 0 है, सम भी 0 है। तो अगर मैं क्यूबिक बना लेता हूँ Z क्यूब माइनस के, तो यहाँ पे इसमें क्या है सम ऑफ रूट 0 है, क्योंकि Z स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, Z का कोफिशिएंट 0 है तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम 0 है। तो हम ये बोल सकते हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, Z क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम ये चीज हमेशा बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे तो कोई कंडीशन नहीं, लेकिन सम और सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम 0 आ रहे हैं, वो इस क्यूबिक के हम इनको रूट्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये सारे रिजल्ट्स कैसे आए, बिकॉज दीज आर नथिंग बट क्वेश्चंस ओनली। एक रिजल्ट ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट इज दिस वन। बाकी रिजल्ट्स पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे रोटेशन थ्योरम का एप्लीकेशन, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें दो साइड्स की आपको लेंथ पता है और उससे रिलेटेड बीच में एंगल एंटी क्लॉकवाइज में रिलेट किया गया है, तो हमेशा आप इक्वेशन लिख सकते हैं रोटेशन थ्योरम से। पहले वाला यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरे वाला यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले वाला यूनिट का मतलब Z3 माइनस Z1 Z2 माइनस Z1, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। और जिसका एंगल ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो लेफ्ट में आएगा, राइट साइड में वो आएगा जिसका एंगल कम है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे e टू पावर आएगा जो भी एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में उससे। तो ये रोटेशन थ्योरम की एप्लीकेशन। इससे जनरली मोस्टली क्वेश्चन में वर्टिसेस निकालने जाते हैं या साइड्स के बीच में रिलेशन निकाला जाता है, वर्टिसेस के बीच में रिलेशन निकाला जाता है, ये इसका एप्लीकेशन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हमने यहाँ पे रोटेशन थ्योरम डिस्कस कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट किया, क्या उसकी एप्लीकेशन है ये हमने यहाँ पे देखी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम ज्योमेट्री पे जाएंगे। पहले मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसमें मॉड ऑफ समथिंग क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर आप उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं और मोस्टली उस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं। तो ज्योमेट्रिकली मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है मॉड Z1 माइनस Z2 अगर दिया हुआ है, इट मींस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स Z1 एंड Z2, दिस इज व्हाट इट मींस। तो ये आपको कभी भी दिया हुआ है ये टर्म मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसको हम ऐसे भी ट्रीट करते हैं कि आप x1 प्लस आइटा y1 x2 प्लस आइटा y2 यहाँ पे पुट कर लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एग्जाम में अगर ये चीज दी गई है तो मेरे दिमाग में एक चीज और रहती है, इट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस। अब हम यहाँ पे देखते हैं मॉड ऑफ Z माइनस Z1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों गिवन पॉइंट्स हैं Z1 और Z2। इसमें Z एक वेरिएबल पॉइंट है, तो एक वेरिएबल पॉइंट का किसी एक गिवन पॉइंट से डिस्टेंस वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये लिखा हुआ है इस तरह से मॉड ऑफ Z माइनस 1, इसका मतलब क्या है, एक तो है वेरिएबल पॉइंट x, y माइनस 1, 0,
क्योंकि इसमें आयटा के टर्म नहीं है, तो ये पॉइंट 1,0 है। तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड, एनी पॉइंट जेड, और एक पॉइंट है रियल एक्सिस पे, उसके बीच के डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट सपोज ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस 2 आयटा। तो इसमें अब ध्यान ये रखना है, ये 1,2 से डिस्टेंस नहीं है, इसको आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, जेड माइनस, अब 1 प्लस 2 आयटा में से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा -2 आयटा आ जाएगा। ध्यान रखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये अपना z है और इसका सब्ट्रैक्शन है इस पॉइंट से। पॉइंट का रियल कोऑर्डिनेट है दैट इज 1, इमेजिनरी वाला पार्ट है 2, तो -2 है। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1, -2, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 1, -2। ये होता है मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिकल मीन। तो इससे हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस में इस तरह से लिखा हुआ होता है, दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसको देख के आपको ज्योमेट्रिकली समझ आना चाहिए कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो सारे के सारे जो हमने वहां प्रॉपर्टीज और थ्योरीज देखी थी उसको अपन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन में z कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको समझ आना चाहिए ये है सर्कल। हमेशा यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट्स सेंटर एंड रेडियस। दिस इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द एग्जाम, जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा हुआ होता है। तो अब यह ध्यान रखना है कि इसमें से z में से 3 और माइनस आयटा जो है, इसको z माइनस 3 प्लस आयटा, उस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आइडिया है, इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, दिस इज z माइनस z नॉट। तो माइनस अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ -3 आएगा और यहाँ आएगा आयटा। ये गलती मत करना, सेंटर डिफाइन करने में ये -3 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 1, ये मिस्टेक नहीं करनी है। और राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू। तो अब ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर क्यों है, क्योंकि इसका z पॉइंट का z नॉट से हमेशा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लिखा है, वो डिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अपने को पता है इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होते हैं जिसका एक गिवन पॉइंट z नॉट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे एक प्लेन के अंदर, वो सारे किस पे लाई करें, वो हमेशा एक सर्कल पे ही लाई करें, क्योंकि सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसका सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये अपन यहाँ बोल सकते हैं कि अगर ये z नॉट है और ये z है, सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके लिए z माइनस z नॉट का मॉड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब है, तो इक्वल टू 4 का मतलब होता है पॉइंट्स ऑन द सर्कल, लेस का मतलब है इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, 4 से कम है। 4 से कम वाले कौन से होंगे, सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स, तो इसलिए इनसाइड द सर्कल के भी पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ लिखा हुआ है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब पॉइंट ऑन द सर्कल तो है ही क्योंकि इक्वल टू है, ग्रेटर देन का मतलब है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट z का इस सेंटर से 4 से ज्यादा है, दैट इज रेडियस से ज्यादा है। तो ये जो है हम इसको ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट करता है ये एक सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स और अंदर के पॉइंट्स। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट ए डिस्क। तो ये एक डिस्क को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि सर्कल के अंदर के पॉइंट भी है और सर्कल के ऊपर के पॉइंट भी है। और ये जो है ये उस डिस्क के पार्ट को हटा के बाहर के जितने भी पॉइंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स। इस तरह से हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हम सर्कल का डायग्राम बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। आगे अपन क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। बट इस तरह से मॉड का रिप्रेजेंटेशन होता है, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट z एंड z नॉट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। तो z1 और z2 है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है इस पॉइंट का, सही बात है, और ये है इसकी परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर आप इस परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे z, तो उसके लिए आप हमेशा बोल सकते हैं कि उसका z2 से भी जो डिस्टेंस होगा और उसका z1 से जो डिस्टेंस होगा दोनों इक्वल ही होंगे। क्यों होंगे इक्वल, बिकॉज ये जो दो ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये कॉमन साइड हो गई और यहाँ पे ये इक्वल साइड है और यहाँ तो 90 डिग्री एंगल है। ऐसे ऐसे अपन को दिख रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लेंगे उन पॉइंट्स के लिए क्या होगा, दैट इज z का z1 और z का z2 से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। वो पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। इसीलिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है मॉड ऑफ z माइनस z1 मींस z का z1 से डिस्टेंस, मॉड ऑफ z माइनस z2 मींस z का z2 से डिस्टेंस। एक पॉइंट का अगर दो पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है इट मींस फर्स्ट पॉइंट जो अपने दिमाग में आता है दैट इज मिड पॉइंट। बट मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, मिड पॉइंट से लेकर आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेंगे सब पे वही होगा। तो ये इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जाम में ये इक्वेशन ऐसे भी दी हुई हो सकती है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, और ऐसे भी दी हुई हो सकती है, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2, ऐसे भी लिखा हो सकता है। दिस इज नथिंग बट 1। तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि z का z1 से डिस्टेंस, z का z2 से डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है। और अगर यहाँ पे 1 होता है तभी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। तो ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो है, अगर इक्वल है 1 तभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम देखेंगे अगर ये रेशियो 1 नहीं है तो इट विल रिप्रेजेंट ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट है।
अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है कि मॉड ऑफ z माइनस z1 जो है मॉड ऑफ z माइनस z2 से ज्यादा है। तो वो वाले पॉइंट्स इधर वाले होते हैं, कौन से वाले, ये वाले, z माइनस z1 जो है वो बड़ा है किससे, मॉड ऑफ z माइनस z2 से। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो ऐसा भी दिया हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकली उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इस तरफ वाले पॉइंट्स। कौन से वाले पॉइंट्स, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा। क्योंकि आप नोटिस करें, अगर मैं इसके राइट साइड में कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो Z2 के पास में है, आपको दिख रहा है यहाँ से Z2 के पास, और Z1 से दूर हो गया। तो इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका Z2 से डिस्टेंस कम होगा और Z1 से डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये अपने को दिख रहा है। सो दिस इज द इनइक्वालिटी व्हिच इज दिस रिप्रेजेंटेशन। कई बार इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन आता है। इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो भी पॉइंट्स है Z1 Z2 आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको जिससे भी डिस्टेंस कम दिया हुआ है उसके पास आप बनाएंगे। तो इधर कम दिया हुआ है तो इधर बनाएंगे। और इसी तरह से मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो लेफ्ट के साइड के जितने भी पॉइंट्स उसके लिए क्या होगा, Z माइनस जो है Z1 वो क्या होगा, लेस होगा। दैट इज मॉड ऑफ Z माइनस Z2 से। ये अपने को दिख रहा है क्योंकि Z1 के पास है, तो इधर वाले पॉइंट्स वो होंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरह से एग्जाम में इसको लिखा हुआ हो सकता है इनइक्वालिटी का, इसका अपने क्वेश्चन भी देखेंगे। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक लाइन की इक्वेशन ही आएगी। अगर आप इसको x1 y1 और x2 y2 और x और y लेके सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मॉड लिखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो वो जो लाइन आएगी दैट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो है एक लाइन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखेंगे। और अगर अपने को लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली निकालनी है, उसको यूज करना है, तो अगर ये सपोज x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो उस लाइन की इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि अपने को मिड पॉइंट पता है, दिस पॉइंट विल बी व्हाट, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। तो हमें पता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पॉइंट से पास करेगी और इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप उसका -1 टाइम्स हो जाएगा m1 m2 -1। तो इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो। तो ये जब x प्लस आइटा y की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो x और y की टर्म्स में इक्वेशन आएगी, जैसी आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है। तो ये अपना मॉड्यूलस का नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देखते हैं दैट इज, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। अगर आप सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दैट इज एक क्वेश्चन, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इसको आपको देख के समझ आना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड का रेशियो 1 दिया हुआ है, इसका मतलब z का आयटा से डिस्टेंस और z माइनस 2 आयटा से डिस्टेंस क्या है यहाँ पे इक्वल है। बस यहाँ ये ध्यान रखना z माइनस z1 और z माइनस z2, तो यहाँ माइनस कॉमन आप जरूर ले लेना। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसमें आपको ऐसे लिखना है, पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये लिखा हुआ है z माइनस आयोटा, तो आयोटा को अपन कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 आयोटा लिख सकते हैं, दिस इज द पॉइंट। तो ये लिखा हुआ है अपना लेफ्ट में। राइट में अपना क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस रिप्रेजेंट करना है, +2 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है अपना 0, -2 आएगा, यही आएगा z माइनस। अब रियल पार्ट 0 है तो 0 आएगा, y कोऑर्डिनेट -2 आएगा। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। ये अपने को पता है रिप्रेजेंट करता है मॉड z इक्वल टू 5/2, मतलब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल के ऐसे पॉइंट्स जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस क्या है 5/2। इसको देख के अपन ये मान सकते हैं या ये समझ सकते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑन सर्कल। तो इस इंटरप्रिटेशन आपको करना आना चाहिए, इसका क्या मतलब है, पॉइंट्स ऑन सर्कल, इसका सेंटर 0 है, रेडियस 5/2। अब इसको अपन मार्क करते हैं यहाँ। तो ये अपना हो गया 0,1 0,-2। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब पहले आप इसका मिड पॉइंट निकालो। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो एक ऐसी लाइन होगा जिसके मिड पॉइंट से पास करेगी और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली लाइन होगी। तो अगर इस लाइन की बात करता हूँ तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -1/2। तो अगर आप इसमें x प्लस आइटा y लिख के सॉल्व करेंगे तो उससे y इक्वल टू -1/2 ही आपका आंसर आना है, आप चेक भी कर सकते हैं। अब अपने को लिखा हुआ है मॉड z इक्वल टू -5/2। तो जितने भी पॉइंट्स हैं z वो इस सर्कल पे हैं जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5/2 और अपने को ये निकालना। तो मॉड z इक्वल टू 5/2 से अपने को ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब अपने को पता है z जो भी पॉइंट है वो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हैं और वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 5/2। इसका ये मतलब है या तो पॉइंट ऑन सर्कल बोल लो या बोल सकते हैं z जो पॉइंट इसके ऊपर है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5/2 होना चाहिए। तो वो जो भी z है आप सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, तो हमें इस तरह से लेना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 5/2 होना चाहिए। तो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इसीलिए दो आंसर आएंगे। तो वो वाला जो पॉइंट है अपने को उसमें इंटरेस्ट है, वो इस लाइन के ऊपर भी है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 5/2। ये चीज अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई। तो ये डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 5/2। तो अब अपन यहाँ पे वो पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को मानेंगे x प्लस आइटा y और y अपने को पता है -1/2। तो ये जो z है उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट तो x होगा, y हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा।
तो अब ओरिजिन से डिस्टेंस अगर आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस √6। आना भी चाहिए प्लस माइनस, क्योंकि पॉइंट्स जो है दोनों साइड हो सकते हैं। इसके हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो ये √6, 0 के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस √6, 0 के हिसाब से। तो बेसिकली हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकाल लिया कि पॉइंट्स क्या होंगे। z क्या क्या हो सकता है, z हो सकता है √6, -1/2 और z हो सकता है -√6, -1/2। तो ये अपन ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। इसको अपन चाहे तो यहाँ पे इस तरह से अलग लिख लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पे पॉइंट्स क्या है अपने, ज्योमेट्रिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। नहीं तो आप चाहते इसको x प्लस आइटा वाई मान लेते, इसको भी सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से y आ जाता -1/2, फिर इसमें x प्लस आइटा वाई लिखते, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर। y की जगह आप यहाँ से वैल्यू पुट कर देते, -1/2 आती, उससे आपका x आ जाता। तो एक बार आपका x, y पता लग जाता, वो कोऑर्डिनेट आपके यही आते, प्लस माइनस √6, -1/2। ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें और इसका डिस्टेंस अगर आपको ये लिखना है मॉड ऑफ z प्लस 3 आइटा, तो मॉड ऑफ z प्लस 3 आइटा क्या है, मॉड ऑफ z प्लस 3 आइटा है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन z, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बोलता हूँ एंड 0, -3, आपको समझ में आ गया। तो डिस्टेंस किसके बीच में, z अपना अपन ने निकाल ही दिया है, दैट इज प्लस माइनस √6, -1/2। तो इनके बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम मॉड्यूलस का एप्लीकेशन देखते हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। नेक्स्ट अब अपन यहाँ पे देखते हैं दिस, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। क्या मतलब होता है, अगर कभी भी कोई इक्वेशन आर्ग्यूमेंट में दी हुई है, उसका कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकली, इसको हम समझते हैं। तो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ए, जैसे मैंने लिखा था मॉड ऑफ z माइनस ए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ए इक्वल टू थीटा। आर्ग्यूमेंट का पहली बात तो मतलब होता है एंगल। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक रे को जो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, और ये जो एंगल थीटा होता है ये उस रे का एंगल होता है। किसका एंगल होता है, दिस इज द एंगल ऑफ दैट रे। कौन सी रे, जो रे अपन बना रहे हैं, इस डायरेक्शन में रे का एंगल होता है इसके साथ में, रियल एक्सिस के साथ में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि हम एक पॉइंट लिखेंगे ए। अब देखो इसमें आइटा की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ये जो पॉइंट मैंने दिया है रियल एक्सिस पे लिया है, दैट इज a, c। और इस पॉइंट से अपन रे स्टार्ट करेंगे और एक जनरल पॉइंट z से ज्वाइन करेंगे। तो यहां से जो भी रे बनेगी उस रे का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रियल एक्सिस के साथ थीटा होना चाहिए। इसका बेसिकली ये मतलब होता है, दिस इज दिस रे। अब ध्यान रखेंगे ये अपनी क्या है, बेसिकली ये एक लाइन ही है। तो आप इसको ये बोल सकते हैं दिस इज ए लाइन, बट इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ए हाफ लाइन, दिस इज नॉट ए कंप्लीट लाइन, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक हाफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पूरी लाइन नहीं है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट अपन ने ले लिया। हम ये वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं जो नीचे की तरफ यहाँ पे बनेगा, इसके सिर्फ ऊपर वाले ले रहे हैं जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा है। अब रे तो ये इतनी ही होगी, नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे, ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो अब इसको जब सॉल्व किया जाता है बिना इस डायग्राम के, तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपने को दिख रहा है दिस इज नथिंग बट एन लाइन। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। एक ये पॉइंट है, जनरल पॉइंट है y, x, एंगल थीटा है, तो अपने को पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा होता है। तो इसका अपन स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। तो उससे अपन एंगल या लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस 0 अपन x माइनस ए इक्वल टू tan थीटा। ऐसे अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आएगी ये पूरी लाइन की आएगी, ध्यान रखिए। लेकिन अपने को जो इसमें पॉइंट कंसीडर करने हैं वो राइट साइड वाले ही करने हैं, इस तरह से डायग्राम के हिसाब से। हम देखेंगे क्वेश्चन जिसमें इसका फर्क आएगा ज्योमेट्रिकली, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसको मॉड्यूलस के साथ कंबाइन करके भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब अपन लिखते हैं इस तरह से z माइनस ए प्लस आइटा इक्वल टू थीटा। तो a कॉमा b से स्टार्ट करने वाली ले, जिसका यहाँ पे एंगल थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रियल एक्सिस। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है z माइनस 3 प्लस 2 आइटा, तो z माइनस, पहले इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 आइटा आ जाएगा, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल में देखा। तो ये पॉइंट है 3 कॉमा माइनस 2, ये रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से रे बनाएंगे। यहाँ एंगल 30 डिग्री है, तो इस रे का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ 120 लिखा होता तो हम ऐसे रे बना देते हैं, वहां एंगल 120 हो जाता, तो उस तरह से हम उसकी रे बना सकते हैं। बाकी अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है लाइन की, तो जैसे यहाँ इक्वेशन लिखी वैसे यहाँ पे भी इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस 0, y माइनस माइनस 2, तो हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू tan 30। ये हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लिख देता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, तो ये किसकी बात कर रहा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, ऐसे कभी भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन जॉइनिंग x1 y1 एंड xy। तो ये लाइन की ही बात कर रहा है, ओके।
और ये लाइन की भी नहीं, ये लाइन के स्लोप की बात कर रहा है या लाइन के स्लोप को रिलेट कर रहा है, क्योंकि स्लोप होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में tan ऑफ दैट एंगल होता है। तो लाइन के ये स्लोप की बात कर रहा है। कौन सी लाइन की? जो आपने ज्वाइन करी है Z1 एंड Z, उस लाइन की बात कर रहा है। तो जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वैसे ही इसकी इक्वेशन लिखी जाती है। तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिए। आर्गुमेंट जब भी लिखा हुआ एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हाफ लाइन को, पूरी नहीं। नीचे वाले पार्ट को हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन लाइंस, क्योंकि अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है आर्गुमेंट, तो एंगल बिटवीन लाइंस डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैंने इस तरह से लिखा आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू थीटा, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। ये भी अपन लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखा मैंने इसको? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इसमें हम डिवीजन में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अपने को पता है। तो अब ये है एक लाइन, दिस इज वन लाइन। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ लिखने के बजाय यही लिख देता हूँ नीचे, ताकि यहाँ पे जगह लिख सके। तो ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। तो यहाँ पे ये दो लाइंस के आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है, मतलब दो लाइंस के एंगल की बात कर रहा है रियल एक्सिस के साथ। तो एक अपनी रियल एक्सिस के साथ ये वाली लाइन है, ये उसका एंगल है। तो इसका एंगल अपन लिख लेते हैं सपोज अल्फा, दिस इज दी रियल एक्सिस अल्फा के साथ एंगल। और ये अपनी दूसरी लाइन है Z2 माइनस Z1, क्योंकि Z2 माइनस Z1 की आर्ग्यूमेंट मतलब उसकी रे की बात कर रहा है। तो Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट किया है, दिस इज द रे विच इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये Z1 से स्टार्ट होने वाली Z3 की तरफ जाएगी, ये Z1 से स्टार्ट होने वाली Z2 की तरफ जाएगी। ये दो रेज है, और ये है उस सेकंड रे का एंगल विद एक्स एक्सिस, ये है। तो अगर सपोज मैं रियल एक्सिस ऐसे मान लेता हूँ, एक लाइन बना ली मैंने पैरेलल टू रियल एक्सिस। तो दिस इज द लाइन पैरेलल टू रियल एक्सिस मैंने बना ली। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए। पैरेलल टू अगर मैं रियल एक्सिस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो अल्फा एंगल है वो ये वाला है। कौन सा वाला है? दिस इज द होल एंगल अल्फा। इस लाइन का रियल एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान रखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज में डिफाइन करते हैं। और जो दूसरी वाली लाइन है उसका रियल एक्सिस के साथ है एंगल बीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है थीटा, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये चीज कुछ ऐसी लिखी हुई है। तो इसका मतलब आप ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह से ऐसे सिंबल की तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये चीज मैं बाद में भी यूज करूंगा सर्कल की इक्वेशन डिफाइन करने के लिए। तो Z3 माइनस Z1 के आगे आर्गुमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब Z1 से स्टार्ट होने वाली लाइन और Z3 पे जा रही है वो लाइन। सो दिस इज द वेक्टर, उसकी बात हो रही है। उसका आर्गुमेंट मतलब उसका एंगल विद एक्स एक्सिस। अपॉन में ये लिखा हुआ है, तो ये दूसरा वेक्टर है, Z1 से स्टार्ट होगा, Z2 पे जाएगा। और इन दोनों को अगर अपॉन में लिखा, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच के एंगल की बात, तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ Z4 माइनस Z3 Z2 माइनस Z1, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों लाइंस Z1 से ही ओरिजिनेट हो रही, तो इसीलिए हमने Z1 से ही दोनों लाइंस को बनाया। लेकिन यहाँ पे है Z4 माइनस Z3, तो एक लाइन Z3 से स्टार्ट होगी, Z4 पे जाएगी। एक लाइन Z1 से स्टार्ट होगी, Z2 पे जाएगी। और दिस माइनस दिस अगर थीटा है, तो ये वाली जो लाइन है ये एंटी क्लॉकवाइज हायर एंगल पे होगी, तभी तो मैंने यहाँ लिखा। तो अगर Z4 माइनस Z3 की बात करूंगा, यहाँ से स्टार्ट होगी, Z4 पे जाएगी। और ये Z1 से स्टार्ट होगी, Z2 पे जाएगी। तो ये दो लाइंस होगी। और अगर इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इस लाइन का एंगल माइनस इस लाइन का एंगल थीटा है, और थीटा सपोज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम ये बोल सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा एंगल पे है। अगर थीटा अपना 20 डिग्री है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 20 डिग्री एंगल ज्यादा है इसका। थीटा माइनस 20 डिग्री है, तो Z4 माइनस Z3 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। वो थीटा पे डिपेंड करता है क्या है, क्योंकि फिर उसमें Z4 माइनस Z3 जो है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कम हो जाएगा, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो एक अपन क्वेश्चन देखते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट Z। ये सर्कल की इक्वेशन में भी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, उसमें भी एक रिजल्ट देखेंगे रोटेशन थ्योरम से। बट अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम देखेंगे, तो इसमें हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, वो बता देता हूँ। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, Z को लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये अपनी यहाँ पे दो लाइंस होगी, ये एक लाइन होगी और ये अपनी होगी दूसरी लाइन। तो इन दोनों लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही है, मैं इस तरह से इसको समझता हूँ। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो यहाँ पे अगर एक लाइन के एंगल को मैं बोल देता हूँ अल्फा और दूसरे लाइन को बोल देता हूँ बीटा, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाई 3, इसका यही मतलब है। तो इसको अगर कभी भी आर्ग्यूमेंट लिखा, यू कैन ऑलवेज राइट इट एज अल्फा एंड बीटा। फिर इससे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लोकस का मतलब एक्स वाई में एक रिलेशन आपको बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड ले लेंगे tan। तो tan अल्फा माइनस बीटा ये लिख सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो मैंने tan क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से लाइन की जब भी बात करता हूँ, तो लाइन का स्लोप हम डिफाइन करते हैं tan अल्फा से। तो tan अल्फा जो होगा लाइन 1 का स्लोप हो जाएगा। तो लाइन 1 की बात करूंगा, तो लाइन 1 कुछ इस तरह से है। तो कौन से पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, एक पॉइंट है 3,0 और एक पॉइंट है x,y। तो अगर मैं यहाँ पे इसके स्लोप की बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 3। तो x tan अल्फा को अपन ये लिखेंगे।
और अगर मैं लाइन 2 की बात करता हूं तो लाइन 2 कुछ ऐसी लाइन है कि वो ज्वाइन कर रही है कौन से पॉइंट्स को, एक पॉइंट तो एक्स कॉमा वाई है और स्टार्ट हो रही है -3,0 क्योंकि आइटा की टर्म है नहीं तो यहाँ -3,0। तो हम दूसरी जो लाइन है इसका स्लोप लिखेंगे, इस स्लोप, इस रे का स्लोप, तो आ जाएगा y माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस 3। तो आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, tan पाई बाय 3 होता है tan 60 रूट 3। सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस विल रिप्रेजेंट ए सर्कल। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो हम बाद में भी देखेंगे कि सर्कल का किसी पॉइंट से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं। दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट कॉमन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब है z2 से स्टार्ट होगी रे, z1 पे टर्मिनेट होगी, दैट इज द वेक्टर। उसका एंगल विद रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब उस लाइन के स्लोप को हम tan थीटा से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो आर्गुमेंट अगर हमने पढ़ लिया है तो इनकी कंडीशन पे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन ही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको लिखा हुआ है z1 माइनस z2 और z3 माइनस z4, इस तरह से दो लाइंस बना ली, एक लाइन z1 z2 से पास करी, एक z3 z4 से, ये आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होगी? पैरेलल का मतलब होता है यहाँ पे इनका स्लोप इक्वल होगा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा इक्वल होगा, मतलब tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा इक्वल होगा, राइट। तो अपन ये चीज बोल सकते हैं। और tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा इक्वल होगा, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट की टर्म्स में बोलेंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है, दैट इज एंगल विद एक्स एक्सिस, तो अपन बोल सकते हैं रियल एक्सिस के साथ एंगल कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z, z4 माइनस z लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर इस तरह से डायग्राम है तो मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 माइनस z3। ये दोनों आर्ग्यूमेंट इक्वल होंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। या फिर मैं बोल सकता हूँ इस लाइन का जो एंगल है, इस लाइन का जो एंगल, उसका डिफरेंस 0 होगा। डिफरेंस का मतलब यहाँ लेफ्ट में ले जाएंगे और उसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं इस तरह से। सो दिस इज 0। इट मींस इस लाइन का एंगल और इस लाइन के एंगल का बीच का डिफरेंस ये लिखा हुआ है, दिस इज 0। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर इस तरह से कभी भी लिखा हुआ है इसको आपको क्लियर होना चाहिए। इस लाइन के बीच का एंगल, इस लाइन के बीच का एंगल 0 है, इसका ये मतलब है। तो ये z3 z4 जो है ये z1 z2 के क्या पैरेलल है। और किसी का भी आर्ग्यूमेंट 0 होता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, इसका मतलब क्या है, z इज ऑन रियल एक्सिस, यही तो होता है इसका मतलब। ये डिफरेंट तरीके से इस इंफॉर्मेशन को एग्जाम में लिख सकते हैं, वो सारे तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर पॉइंट रियल एक्सिस पे होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इसका मतलब ये प्योरली रियल होगा। तो अगर इसको मैं z मान लेता हूं तो प्योरली रियल के लिए क्या कंडीशन होती है, z इक्वल टू z बार। तो यहाँ पे आप ये कंडीशन लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 लिख सकते हैं, सबका एक ही मतलब। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 0, वो भी सही है। या लिख सकते हैं z4 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z1 इज रियल, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो कभी भी कोई चीज रियल लिखी इसका मतलब आप उसका आर्ग्यूमेंट 0 भी कर सकते हैं। या फिर आप उसको z इक्वल टू z बार लिखते हैं, ये मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में। प्योरली रियल में हमेशा मोस्टली ये कंडीशन लगा के सॉल्व किया जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस बार। तो अब आपको एग्जाम में ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी, यहाँ सेम चीज है, उसी का यहाँ बार लिखा हुआ है, तो ये z इक्वल टू z बार है, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा, हम ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द वे यू कैन राइट द क्वेश्चन। तो ये पैरेलल लाइंस का मतलब स्लोप इक्वल की बात हो रही है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की क्या कंडीशन होती है। तो जब हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात करेंगे तो कुछ ऐसे बना सकते हैं, z1 z2 z3 z4, ऐसे हमने दो लाइंस बना ली, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। तो लाइंस के बीच का एंगल अपन कैसे डिफाइन करते हैं, अपन ये लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ लाइन 1 अपॉन लाइन 2, ऐसे ही लिखते हैं। ये होता है लाइंस के बीच का एंगल। ऐसे अपन डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन लाइंस, ध्यान रखेंगे। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट, हमने बहुत जगह देख लिया है तो अब हम इसको ध्यान रखेंगे। ऐसा कभी भी लिखा हुआ है, इट मींस एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। तो अब अपने को यहाँ पे इसका एंगल लिखना है, तो इसका हम आर्ग्यूमेंट लिखेंगे z2 माइनस z1, इसका आर्ग्यूमेंट लिखेंगे z4 माइनस z3। तो हम ऐसे इसको डिफाइन करें, तो हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 और z4 माइनस z3 के बीच का एंगल क्या होगा, पाई बाय 2 का। वो प्लस पाई बाय 2 भी हो सकता है, माइनस पाई बाय 2 भी, क्योंकि वो डिपेंड करता है एंटी क्लॉकवाइज में ये आगे है या ये आगे है, तो अपने को पता नहीं है कौन आगे है। अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो z4 माइनस z3 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में z2 माइनस z1 से आगे, तो अपन को यहाँ पे प्लस पाई बाय 2 लिखना चाहिए, क्योंकि इस लाइन से हम इस लाइन के बीच के एंगल को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अपने को यहाँ पे पता है कि आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आर्ग्यूमेंट 0 होता है, तो अगर कभी भी आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 होता है इसका मतलब रियल पार्ट 0 होगा, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, इसका मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो अगर किसी का भी आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 होता है इसका मतलब z इज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, आप देख भी सकते हैं।
पाई बाय 2 एंगल मतलब क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे ही होगा। ये अपने को डायग्राम से भी दिख सकता है आर्गन प्लेन पे। अगर ये अपना आर्गन प्लेन है तो अगर कोई भी पॉइंट आप इमेजिनरी एक्सिस पे लेंगे तो उसका रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। ये अपने को दिख रहा है। तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे ही है, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी मतलब यहाँ पे z अगर इसको मान लेता हूं तो z प्लस जेड बार 0 होगा, या फिर हम बोल सकते हैं दिस प्लस दिस बार 0 होगा। तो इसका इसके बार के साथ एडिशन। तो अब यहाँ नोटिस करेंगे ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, इसका सम 0 ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। या फिर क्वेश्चन में लिखा हो सकता है दिस इज इक्वल टू z4 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा एटा, ऐसे भी लिखा हो सकता है। इट आल्सो मींस दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो इस तरह से जब भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इसके एंगल का 90 डिग्री है, मतलब इन दोनों पॉइंट से लाइन करने वाली पास, इन दोनों पॉइंट से लाइन करने वाली पास 90 डिग्री एंगल पे है। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है। अब इसी पे हम देखते हैं पैरेलल लाइंस के हिसाब से एक और कंडीशन। एक क्वेश्चन अगर बनाया जाए आर्गुमेंट की टर्म्स में 3 पॉइंट z1 z2 z3 कोलिनियर, तो उसकी कंडीशन अपन कैसे देखते हैं। तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं मतलब वो एक ही लाइन पे होते हैं, मतलब अगर मैं 2 आर्गुमेंट्स डिफाइन करूं, 2 एंगल डिफाइन करूं तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 का। ये अपन बोल सकते हैं। एक वेक्टर में z2 माइनस z1 लिख लेता हूं, एक मैं लिख लेता हूं z3 माइनस z1। तो मैं ये बोल सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही उसके ऊपर है। तो अपन आर्ग्यूमेंट के टर्म में ये कंडीशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सिमिलर कंडीशन, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये z1 से ओरिजिनेट हो रही है z3 से। इसमें दोनों के दोनों वेक्टर z1 से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसका मतलब z1 से ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। सेम कंडीशन अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, दिस इज प्योरली रियल। या फिर अपन लिख सकते हैं इसको इसी के बार से इक्वेट कर दें। तो नोटिस करेंगे जब भी को बार से इक्वेट किया गया है, सबट्रैक्शन किसमें है, इसमें 3 और 1 से है, इसमें 3 और 1 से, दे आर डिफरेंट पॉइंट्स। सो दे आर टू डिफरेंट लाइंस। अगर सबट्रैक्शन दोनों में सिंगल पॉइंट z1 से है, दे आर द सेम लाइंस। तो ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। बाद में फिर से मैं इसको डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे आऊंगा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं और क्या एप्लीकेशन या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस को कंबाइन करके बताऊंगा कैसे कंडीशंस पे बनाए जाते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे जो भी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं दीज आर नथिंग बट क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से ही लिखा हुआ होता है इंफॉर्मेशन। सपोज एग्जाम में ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, व्हाट इट मींस। तो इसको देखते ही मैंने आपको बोला एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते ही आपके दिमाग में डायग्राम आना चाहिए, दैट इज वेक्टर, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। तो ये z1 है, ये z2 है, तो ये z1 प्लस z2, और अपने को पता है अपन z1 माइनस z2 डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, जो दूसरा वाला डायगोनल है उसका वेक्टर कर सकते हैं। तो अब अपने को अगर यहाँ पे दिख रहा है तो अपने को ये दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज z1 माइनस z2। अगर आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं। अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब दीज आर द लेंथ ऑफ दोस डायगोनल्स, देयर लेंथ आर इक्वल, इसका ये मतलब है ज्योमेट्रिकली। तो हमें पता है किसी भी डायगोनल्स पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल होती है, इसका मतलब क्या होता है, कैसा होता है पैरेललोग्राम, दैट इज ए रेक्टेंगल। तो अपन ये बोल सकते हैं ये एक डेफिनेटली रेक्टेंगल ही होगा। तो इससे अपन डायग्राम से क्या बोल सकते हैं, इससे अपन डायग्राम से ये बोल सकते हैं कि अगर ये एक रेक्टेंगल होगा तो डायग्राम से अपन ये बोल सकते हैं z1 और z2 के बीच का एंगल क्या होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज एंगल बिटवीन साइड्स 90 डिग्री होगा। ये सिंपल सी चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे समझ में आता है। और अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो हमने पैरेललोग्राम में एक चीज पढ़ी थी, पैरेललोग्राम में ये हमेशा होता है, ये है यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स का लेंथ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिखा हुआ है इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ये तो किसी भी पैरेललोग्राम के लिए ट्रू होता है, फॉर एनी पैरेललोग्राम दिस इज फॉर ए पैरेललोग्राम, ध्यान रखिए। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपने को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्योंकि पता लग गया है रेक्टेंगल है तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा ली डायग्राम। तो वो जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर मॉड z1 माइनस z2 मॉड z1 प्लस z2, ये डायग्राम आपके क्लियर होना चाहिए। इसी से मैंने ये चीजें लिखी हुई। तो ऐसे एग्जाम में हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, इनके बीच का एंगल है वो प्लस माइनस पाई बाय 2 का। कौन सा z1 है कौन सा z2 अपने को नहीं पता, एंटी क्लॉकवाइज किसका ज्यादा है, बट ये प्लस माइनस पाई बाय 2 का। तो इससे अपन बोल सकते हैं किसी का भी आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 होता है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ये अपन बोल सकते हैं। तो इससे अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये प्योरली इमेजिनरी है तो इधर इसको मैं z मान लूंगी, z मान लूंगा तो z प्लस z बार क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अपन ये कंडीशन यहाँ पे बोल सकते हैं जो अपन ने जस्ट पहले अभी लगाई थी। तो अपन ये बोल सकते हैं और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे z2 बार z1 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये चीज भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि ये जो है इसका कॉन्जुगेट है, और अगर ये इसका कॉन्जुगेट है इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का एडिशन 0 है। इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है इट मींस रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 और z2 बार z1 क्या है वो है 0, ये हम बोल सकते हैं।
या फिर हम इस इंफॉर्मेशन से ये भी बोल सकते हैं Z2 बाय Z1 प्योरली इमेजिनरी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि Z1 बार Z2 जो है और Z2 बार Z1 जो है वो भी क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट तरीके से एग्जाम में ऑप्शंस में लिखा हो सकता है, सबका एक ही मतलब होता है। ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए वो वेक्टर का एडिशन या फिर पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह से लिखा हुआ है। और इससे अपन ये कंडीशंस निकालते कैसे हैं, तो मॉड अगर लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड का स्क्वायर। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ एक दो ही कंडीशन मिलेगी विदाउट ज्योमेट्रिकल, तो आप इसको मॉड का स्क्वायर दोनों तरफ कर सकते हैं, और मॉड के स्क्वायर का मतलब होता है जेड जेड बार। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1 बार माइनस Z2 बार। और अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इससे आप सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको इससे ये वाली चीज मिलेगी, दिस इज द थिंग यू विल गेट, ये वाला Z1 बार Z1 बार कैंसिल हो जाएगा, Z2 बार Z2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, Z1 Z2 बार Z1 बार, और यहाँ पे भी कुछ आएगा माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार, ये तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ये आएगा जीरो, इसका मतलब ये जीरो आ जाएगा। तो इससे फिर आप रिवर्स जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Z2 बाई Z1 बार, मैंने इस पूरे को डिवाइड किया Z1 बार Z2 बार से। तो अगर मेरा ये रिजल्ट आ जाता है इस तरह से, तो रिवर्स कैसे जाते हैं, इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, इससे डिवाइड कर लीजिए Z1 बार Z2 बार से। तो अगर आप इससे डिवाइड कर लेंगे यू विल गेट हियर, एंड इफ यू विल गेट हियर इट मींस एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट जीरो है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये प्योरली इमेजिनरी होगा। ये सब चीजें फिर हम रिवर्स में जाके बोल सकते हैं। और अगर ये प्योरली इमेजिनरी होगा इसका मतलब Z1 Z2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये रेक्टेंगल होगा। ये सारी चीजें फिर आप रिवर्स में ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे किया जा सकता है, बिना ज्योमेट्री से स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे गया, पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकला, और ऐसे में रिवर्स में चलता गया, तो फिर मेरे को पता लग गया कि वो एक रेक्टेंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज नथिंग बट ए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगर लिखा हुआ है ऐसे, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, व्हाट इट मींस। तो अगर हम पीरियड्स वाले डायग्राम्स इसको देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो इस डायग्राम से देखेंगे तो अपने को दिख रहा है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू द थर्ड साइड। वो चीज पॉसिबल होती ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ये अपन यहाँ बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू द थर्ड साइड, ये पॉसिबल नहीं। तो ये वाला डायग्राम अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं डायग्राम कुछ इस तरह से बनाऊंगा। तो अब मैं इसको, मुझे पता है कि कैसे भी मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर के ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल तो बन नहीं सकते, ट्रायंगल के लिए से ग्रेटर होना चाहिए। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब। तो अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है, अब हम जाएंगे दैट इज बेसिक पे, मॉड्यूलस पे। तो ये Z1 और Z2 है, तो इसके बीच में डिस्टेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2 लिख सकते हैं। तो ये वाली जो चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ये अगर अपन देखेंगे तो इसको Z1 माइनस जीरो लिख सकते हैं आप। तो इसको मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड जीरो। और इसको अगर मैं लिखूंगा, मैंने क्योंकि मॉड ऑफ माइनस Z2 लिख लिया, क्योंकि यहाँ जो था वही मैंने यहाँ जनरेट किया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन माइनस Z2 एंड जीरो। तो अब मैं यही बनाऊंगा, एक ओरिजिन बना लेता हूँ, उसका Z1 से डिस्टेंस, एक ओरिजिन है इसका माइनस Z2 से डिस्टेंस, तो ये हो गया मॉड Z। तो ये लिखा हुआ है ओरिजिन का Z1 से डिस्टेंस, ओरिजिन का माइनस Z2 से डिस्टेंस, वो हो गया ये। और Z1 और माइनस Z2 के बीच का डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस, दिस इज व्हाट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। इससे अपन क्या बोल सकते हैं, इससे अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि अब एग्जाम में कैसे आएगा। ये तो अपने को डायग्राम पता लग गया, डायग्राम्स क्लियर होनी चाहिए मैंने कैसे बनाए, क्योंकि उससे आप सारी इंफॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं, इसीलिए ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट होती है। तो अब अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर ये माइनस Z2 है, तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूंगा यहाँ पे, इसको यहाँ लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा Z, डेफिनेटली ये Z2 ही होगा, क्योंकि अगर ये माइनस एक्स माइनस वाई है, ये एक्स वाई है, ये Z2 होगा। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं ओरिजिन Z1 और Z, ये क्या है, कोलिनियर है, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में। तो एग्जाम में अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन Z1 और Z2 कोलिनियर है। तो ये डायग्राम कैसे बनाए ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे अपन ये भी बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल है, क्योंकि वो एक दूसरे लाइन के ऊपर ही है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये बोला जा सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या है, 2n पाई है, या फिर जीरो बोल सकते हैं, ये चीजें बोल सकते हैं। या फिर अगर मैंने ये बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर जीरो है या 2n पाई है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 क्या है, दिस इज प्योरली रियल। वो सारी कंडीशंस मैं बोल सकता हूँ जो मैंने पहले लिखी। Z1 बाई Z2 अगर प्योरली रियल है, इसका मतलब क्या है,
Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू Z1 बार बाय Z2 बार, ये हम यहाँ बोल सकते हैं। तो इससे जो पहले वाला केस था उसमें Z1 बाय Z2 प्लस Z1 बार बाय Z2 बार 0 आ रहा था। वो तब आ रहा था जब 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था। इसमें इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सब में से एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो इसमें इसमें ये चीज आ रही है, Z1 Z2 बार और Z1 बार Z2, ये दोनों इक्वल है, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिक्स हो गई, समझ में आ गई। इस तरह से इनकी आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये है Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस, ये Z1 और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, ये Z2 और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, Z1 और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, Z2 और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, और Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। इसमें क्या है, ओरिजिन जो है Z1 Z2 के बीच में है, उसमें ओरिजिन एक तरफ था, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसमें ओरिजिन एक ही तरफ है, इसमें ओरिजिन बीच में है, उसमें ओरिजिन एक ही साइड था, बस ये फर्क है यहाँ। दिस इज द डिफरेंस। इस तरह से हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बोलेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है, उसके बीच में हम यहाँ पे रिलेशन ये लिख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितने से आगे होगा, ये एंगल पाई डिग्री से आगे होगा, दैट इज 180 डिग्री से। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या होगा, दैट इज पाई। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, या प्लस माइनस पाई बोल सकते हैं, क्योंकि मैं Z1 यहाँ बना सकता हूँ, Z2 यहाँ बना सकता हूँ, इट कुड बी प्लस माइनस पाई। ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको एक ही बात है। या फिर हम बोल सकते हैं Z2 ओरिजिन Z1 को लिनियर है, ओरिजिन बीच में है Z1 और Z2 के, दिस इज इंपॉर्टेंट। Z1 और Z2 आर एंटी पैरेलल, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 और Z1 जो है उसका डिफरेंस पाई है, तो आप ये भी बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाय Z1, ये हो जाएगा पाई। अब देखो क्या आता है, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई आता है। तो Z2 बाय Z1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो r cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ प्लस पाई ले लो या माइनस पाई ले लो, दोनों केस में यही आने वाला है, या तो प्लस साइन पाई या माइनस साइन पाई, ये पार्ट तो जीरो ही होने वाला है। cos पाई होता है नेगेटिव, तो Z2 बाय Z1 अपने को मिल जाएगा एक नेगेटिव रियल। दिस इज ए नेगेटिव रियल, रियल तो है ये, जैसे हमने पहले लिखा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं Z2 बाय Z1 रियल है, प्योरली रियल, बट वी कैन से इट इज नेगेटिव रियल। बाकी कंडीशन सेम है, वही कि अगर ये रियल है तो Z2 बाई Z1 जो है उसके बार के बराबर होगा। बाकी सब चीजें हम यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हैं, ये अपन ध्यान रखेंगे। बट पिछले वाले केस में क्या था, इससे जस्ट पहले वाला जो था, उसमें जब मैंने प्योरली रियल लिखा, क्योंकि यहाँ एंगल जीरो है, तो मैं Z2 बाई Z1 को अगर लिखूंगा दैट इज r cos 0 प्लस आइटा साइन 0, तो यहाँ पे ये r के बराबर आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो ये प्योरली रियल है एंड बट दिस इज पॉजिटिव। इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, दिस कुड बी ए क्वेश्चन मेड इन एग्जाम। ऐसे एज एन ऑप्शंस की फॉर्म में डिफरेंट क्वेश्चंस इस पे बनाए जा सकते हैं। तो ये हमने आर्ग्यूमेंट और मैग्नीट्यूड को मिक्स करके इस तरह से एप्लीकेशन देखी थी, तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए कैसे डायग्राम बनाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस तरह से भी हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब है Z और Z1 के बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब है Z और Z2 के बीच का डिस्टेंस, और ये है Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस। तो इसको देख के मुझे ये समझ में आता है, ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात कर रहा है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक है Z, एक है Z1 और एक है Z2। तो Z और Z1 के बीच का डिस्टेंस, Z और Z2 के बीच का डिस्टेंस, दोनों का जो सम है वो Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है। तो हमने को दिख रहा है दोनों का सम, तो अपने को दिख रहा है Z जो है बीच में ही होगा, क्योंकि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 ये वाला हो जाएगा अपना डिस्टेंस, Z और Z1 के बीच का डिस्टेंस, और Z और Z2 के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा, और जो Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो इन दोनों का सम है। ये चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है इनके बीच में ही होगा, लेफ्ट और राइट में नहीं जा सकता। तो वही पॉइंट आपको कंसिडर करना होता है। यहाँ लिखा हुआ है Z1 से जो डिस्टेंस है, Z2 से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, Z1 से डिस्टेंस ज्यादा होगा और Z2 से डिस्टेंस छोटा होगा, और उनका जो डिफरेंस है वो Z1 माइनस Z2 के बराबर है। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, यहाँ पे ये हो गए Z1 माइनस Z2, और जो Z पॉइंट होगा उसका अपने को ऐसे बनाना है, इसके बीच में तो अपन ले नहीं सकते, बीच में लेंगे तो डिफरेंस आएगा नहीं, डिफरेंस जो है इसके बराबर आना चाहिए। तो Z का जो Z1 से डिस्टेंस है वो हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज मॉड ऑफ Z माइनस Z1, और Z2 से जो डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा, तो ये Z2 जो है Z के पास होगा, इस तरह से। तो यहाँ वाले पॉइंट्स, इसके लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे आप ले सकते हैं, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। राइट साइड वाले पॉइंट्स नहीं ले सकते, राइट साइड के लिए उल्टा लिखा होगा, Z माइनस Z2 माइनस Z माइनस Z1, वो इसके बराबर होगा, मतलब उसमें Z2 के वो
दूर होगा। तो जो दूर है वो अपने को पता है, लार्ज में से स्मॉल सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो इससे अपने को पता लगता है ये है एक ही लाइन के ऊपर, बट यहाँ पे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पे है ये वाला z माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू के डिफरेंस का मॉड। मॉड मतलब इसका मैंने मॉड ले लिया, तो कोई भी लार्ज हो सकता है, कोई भी स्मॉल हो सकता है। तो इन दोनों लाइन के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच में पॉइंट नहीं ले सकते, लेफ्ट में ले लो या राइट में ले लो, किसी भी तरफ पॉइंट ले लो तो आपको वही चीज यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को हम आगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में भी डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले जब क्वेश्चंस हम देखेंगे। बट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन विच इज इंपॉर्टेंट, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए, हम ऐसे इसको लिखते हैं। अब अपन यहाँ पे इसको जो है तो ध्यान रखेंगे, आप इसमें आर्गुमेंट लिखना चाहें तो लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन जैसे लिखी थी वैसे यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। अब अपन जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें मॉड और आर्गुमेंट को मिक्स किया हुआ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉड ऑफ z माइनस आइटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये सर्कल हो गया। इसका सेंटर कहाँ पे 0,1 है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे दिस इज द सेंटर 0,1, और इसकी रेडियस क्या है 1, तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब इसका मतलब है ओरिजिन से स्टार्ट होगी एक रे, और जो भी पॉइंट z होगा वो ऐसा लेना है जिसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 होगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस, राइट, क्योंकि उसी के ऊपर के पॉइंट्स का आर्गुमेंट पाई बाय 2 होता है। तो अपने को इसका मतलब है पॉइंट ऑन सर्कल, इसका मतलब है सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स की बात हो रही है। ओके, उसका मतलब है पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो हमें पॉइंट ऑन सर्कल वो लेना है जो इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो अपने को इस पॉइंट से मतलब है, तो यही हमारा z होगा, ये अपने को फाइंड करना। तो ये जो z होगा ये क्या होगा, अगर रेडियस 1 है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1। जो पॉइंट z होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज 0,2। तो अगर z की बात करनी है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आएगा। ऐसे अपन डायरेक्ट ज्योमेट्री से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज व्हाई ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट। अब अपन यहाँ पे ये लिखते हैं मॉड ऑफ z प्लस 3 माइनस आइटा 4। तो इसकी बात करूंगा तो z माइनस माइनस 3 प्लस आइटा, तो एक सर्कल बन जाएगा, इसका सेंटर -3,1 है, रेडियस इसका 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो एक सर्कल, तो सर्कल बना लिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज पाई बाय 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 4 की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से एक रे ज्वाइन करेंगे, उसका रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में पाई बाय 4 होगा, तो कुछ इसी तरह से रे होगी। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 4, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू tan पाई बाय 4x, तो y इक्वल टू x, ऐसी कुछ लाइन यहाँ पे होगी। तो अब अपने को निकालना है जो इस रे के ऊपर भी पॉइंट हो और इस सर्कल के ऊपर भी पॉइंट हो, तो वो कॉमन पॉइंट अपने को दिख रहा है ये वाला। तो ये पॉइंट हम आसानी से निकालेंगे सिंपल ज्योमेट्री से। तो ये पॉइंट है, इसका मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसमें कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं दैट इज a, i। तो अपने को ये निकाला, तो अब सर्कल के बारे में अपने पता है सेंटर, और अपने को उसका पता है रेडियस। तो अपन इन दोनों पॉइंट से सिंपल बोल सकते हैं ये भी रेडियस 4 होगा। तो a की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन लिख सकते हैं a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सिंपल अपन ने एक इक्वेशन बना ली, बट अब इसमें होगा क्या कि क्वाड्रेटिक आएगी। क्वाड्रेटिक इन a का मतलब a की 2 वैल्यूज आएंगी। अपनी जो 2 वैल्यूज आएंगी a की, उसमें से अपने को एक रिजेक्ट करनी है, क्योंकि अपने को पता है इस रे के ऊपर के वाले पॉइंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, तो एक रिजेक्ट करेंगे जिसमें a क्या होगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि वो ये वाला पॉइंट नहीं लेना, इसलिए अपने को रे पता होनी चाहिए। सिंपल आप इक्वेशन y इक्वल टू x लिख के सॉल्व कर देते हैं इस सर्कल की इक्वेशन के साथ, तो आपके दो आंसर आ जाते हैं। एक को रिजेक्ट करना है, ये चीज अपने को डायग्राम से पता लगती है। दैट इज व्हाई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको अपने को समझना चाहिए। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं और क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय मॉड ऑफ आर्गुमेंट z लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, और ये इनइक्वालिटी है मॉड। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z मॉड इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, तो इसको मैं मार्क करूंगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 4 आप हमेशा मार्क करते हैं, ध्यान रखिए। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 4 मतलब एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जिसका एंगल पाई बाय 4 है, और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z इज बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, इसको अपन ये बोल सकते हैं। अब अपने को यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ये जो अपन ने रेस बनाई है प्लस पाई बाय 4 तक जा सकती है, आर्गुमेंट ऑफ z मतलब रे पासिंग थ्रू ओरिजिन, और नेगेटिव में भी पाई बाय 4 तक जा सकती है, इसका मतलब ये होता है। फिर अपना ये लिखा मॉड ऑफ z माइनस 1 मॉड ऑफ z माइनस 3 से छोटा है, तो ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी, z का 1,0 से डिस्टेंस, z का 3,0 से डिस्टेंस, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो डिस्टेंस है तो हमने 1,0 पॉइंट बना लिया, 3,0 पॉइंट बना लिया। तो अब अपने को पता है वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होती है उस पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अब अपने को पता है 1 से डिस्टेंस जो है छोटा है, तो 1 के पास होगा, तो 1 के पास होगा, इसका मतलब यहाँ पे लेस के हिसाब से अगर मैं मार्क करूंगा, इसके लिए पॉइंट्स हो जाएंगे ये वाले, इधर वाले इस रीजन वाले जो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इस रीजन वाले पॉइंट्स के लिए क्या होगा, 1 के पास होगा 1,0, ये अपने को यहाँ दिख रहा है, और वो 3,0 से क्या होगा, दूर होगा, इस तरफ वाले पॉइंट।
तो इससे अपने को पता लगता है ये वाले पॉइंट इसका आर्ग्यूमेंट है, इनके बीच में है, तो इसका मतलब इसके नीचे वाले पॉइंट, इसके अंदर वाले पॉइंट। अगर आपने कहा यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन देखना है, तो रीजन विल बी दिस ट्रायंगल। तो एक देखो सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन बनाया गया, दिस इज द रीजन, ये अपने को एरिया निकाल, इसको अपन सिंपल ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली लाइन अपने को पता है y इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट अपन निकाल लेंगे क्योंकि ये 2,0 से पास कर रही है, दिस इज 2,2। तो ये जो एरिया आएगा हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और उसका डबल, तो ये एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया अपने को निकालना है, 2 टाइम्स हो जाएगा हाफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इससे आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से एक बेसिक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये चीज अपन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऐसे इसमें इसको सॉल्व हम करेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, देखो कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दिस इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z करके नहीं है, z का -3 + 3 आयता से यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 होता तो सर्कल हो जाता, तो पॉइंट हो जाता 3, -3 उसका सेंटर, रेडियस हो जाता उसका 3। तो अगर लेस देन इक्वल टू 3 की बात कर रहा है, इसका मतलब सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स की बात कर रहा है, सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स की बात कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन जिसमें अपने को सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के हिसाब से इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ तक अपने को क्लियर होना चाहिए, इसका पहले का ये मतलब है। फिर अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैज द लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अब पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की जब बात होती है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट वैसे तो अपन -π से π में डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट जब भी डिफाइन किया जाता है तो वो अपन ऐसे करते हैं 0 से 2π। तो अब अपने को क्या करना है, सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स लेने हैं इस तरह से कि उसमें आर्ग्यूमेंट सबसे छोटा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए सर्कल के अंदर के पॉइंट्स। तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे अगर आप सर्कल पे पॉइंट लेंगे ये वाला, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3 y0, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 होगा। फिर अगर आप सर्कल पे पॉइंट लेंगे इधर, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, सपोज ये वाला पॉइंट लेता हूँ, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हम ऐसे मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी। इवन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, दैट इज 3π/2। तो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट जब भी होता है तो 0 से 2π मेजर करते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ तो -π से π मेजर करते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, दैट इज 3,0, क्योंकि उसी के लिए क्या है, आर्ग्यूमेंट लीस्ट है, दैट इज 0। तो डायग्राम के हिसाब से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे z हो जाएगा 3 + 0 आएगा। ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉड ऑफ z मैक्स और मॉड ऑफ z min। तो मॉड ऑफ z का मतलब है पॉइंट z का ओरिजिन से डिस्टेंस, और जो पॉइंट z है वो अपने को पता है सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है। तो सर्कल के ऊपर या अंदर जितने भी पॉइंट्स उसका ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना है, और उसी को अपने को क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो ये अपना ओरिजिन, ओरिजिन से अपने को डिस्टेंस लिखना है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं। तो अब अपना ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, ओरिजिन का सर्कल से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस, ये कुछ ऐसे ही हो गया। और ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। सर्कल के ऊपर के पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वही होगा यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट्स होंगे या तो उससे ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे या उससे कम डिस्टेंस पे होंगे। तो ये लाई करता है अलॉन्ग द कॉमन नॉर्म, एक ऐसी लाइन के अलॉन्ग लाई करता है, इस पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन करेंगे इसी लाइन के अलॉन्ग लाई करता है, ये अपने को पता है। तो ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब आप निकालना है ये डिस्टेंस, ये होगा मिनिमम डिस्टेंस और ये होगा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेडियस पता है अपने को 3, और अगर ये O है और सेंटर ऑफ सर्कल को मैं बोल देता हूँ C, तो मैं OC डिफाइन कर सकता हूँ, वो कितना आएगा 3√2। तो अगर मेरे को मॉड z मिनिमम लिखना है तो वो मैं इजीली लिख सकता हूँ, क्या होगा यहाँ पे OC में से आप रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा OC - R, तो हो जाएगा 3√2 - 3। और अगर आपको लिखना है मॉड z मैक्सिमम, तो आपको दिख रहा है OC के अंदर आप रेडियस ऐड कर देंगे तो आपको मॉड z मैक्सिमम मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस OC + R। ये फॉर्मूले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, और ये क्वेश्चन काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एडवांस में आता है, काफी बार आपको ये इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, इवन आपको ये पॉइंट्स भी निकालने को बोल सकता है। तो पॉइंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ये लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ एंगल लिख सकते हैं, ये कितना होगा 45 डिग्री ही होगा। तो ये 45 डिग्री है, तो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री का ट्रायंगल यहाँ बना सकते हैं इस तरह से। ये जो भी है मॉड z मैक्स, उसके हिसाब से आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्योंकि cos 45 मॉड z मैक्स और sin 45, जिसका अगर आपने कोऑर्डिनेट लिखना है मॉड z मैक्स cos 45 होगा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट। सिंपल मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाई है 90 डिग्री के ट्रायंगल में टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट, और मॉड z मैक्स sin 45 का जो नेगेटिव होगा वो हो जाएगा अपना y कोऑर्डिनेट। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए बोला जाए, वो पॉइंट निकालने के लिए बोला जाए जिसके लिए मॉड z मैक्सिमम है, मिनिमम के लिए अपन ये जो लेंथ है मॉड z min,
cos 45 और mod z में माइनस में आ जाएगा sin 45, वो वाला वो पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हम वहां पे वो पॉइंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जाए। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है जो एडवांस में आते हैं सर्कल और पॉइंट को कंबाइन करके। तो इसमें यहाँ पे ये जो लाइन है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस 45 लिख के भी लिखा जा सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जैसा अपन ने पहले देखा था वैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अभी तक अपन ने देखा आर्ग्यूमेंट को क्या मतलब होता है और मॉड का क्या मतलब होता है, और मॉड में सर्कल की इक्वेशन देखी। अब हम इंडिविजुअल ज्योमेट्रिकल फिगर्स की देखते हैं कैसे इक्वेशन लिखते हैं, या लोकस ऑफ ए पॉइंट अगर लिखी हुई है इक्वेशन, वो लाइन की इक्वेशन को कब रिप्रेजेंट करेगी, उसकी क्या कंडीशन है, सर्कल को क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या इक्वेशन होगी। फिर पैराबोला पैराबोला सॉरी इलिप्स और हाइपरबोला देखेंगे। फिर लास्ट में ट्रायंगल इनइक्वालिटी या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वैल्यू क्वेश्चंस कुछ और देखेंगे। तो ये पार्ट अब रिमेनिंग पार्ट रहता है। अभी बचे हुए पार्ट में हम लाइन और सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में है। इलिप्स और हाइपरबोला भी देख लेंगे। फिर बाद में मैक्सिमम मिनिमम वाले थोड़े से क्वेश्चंस बचेंगे, उसके बाद में हम बाइनोमियल स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का अगर मैं बात करता हूं पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो ज्योमेट्रिकली हम इसको लिख सकते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें बेसिकली क्या है, अगर एग्जाम में कोई इक्वेशन लिखी हुई है उसको देख के आइडेंटिफाई करना है कि वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम ये चीज पढ़ते हैं। या कोई ऑप्शन में आंसर ऐसे लिखा हुआ है कि इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब सेम होता है। तो अगर मैं Z1 Z2 से पास करने वाला एक पॉइंट Z मान लेता हूँ, लाइन पे इसकी इक्वेशन लिखना चाहूंगा, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ पहली कंडीशन। ये आप बोल सकते हैं इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को, क्योंकि जो Z पॉइंट है यहाँ पे Z1 से ज्वाइन किया, Z2 को भी मैंने Z1 से ज्वाइन किया, तो ये दो लाइंस बन गई और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब ये एक ही लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उसकी कंडीशन भी हमने ऐसे ही लिखी। तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2। ये आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, इसके और इसके बीच का एंगल 0 है। Z1 जो है एक कॉमन पॉइंट है दोनों के ऊपर, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। या फिर वो ऐसे लिख सकता है Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज प्योरली रियल, ये भी लिख सकता है। या फिर उसको वो ऐसे भी लिख सकता है कि Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 वो उसके बार के बराबर है। इस तरह की कंडीशन अपन ने देखी थी पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस के केस में अगर मैं बोल देता हूँ एक कॉमन पॉइंट है Z जो वेरिएबल है, और दोनों साइड क्या है, एक कॉमन पॉइंट Z1 है जो बारी बारी लिखा गया, ऊपर और नीचे यहाँ पे भी है और ऊपर नीचे यहाँ पे भी है। तो अगर इसके कॉन्जुगेट्स को इक्वेट किया गया है, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे लिखा हुआ है, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसे आप लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे उसको लिख सकते हैं। फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सर्कल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वो सब चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, जिसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं is equal to Z2 minus Z1 upon Z2 bar minus Z1 bar। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, Z minus Z1 Z2 minus Z1 Z bar minus Z1 bar Z2 bar minus Z1 bar, इस तरह से रेशियो इक्वेट करके इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखा जा सकता है। और इसको अगर हम चाहेंगे तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। इसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ से जो वैल्यू आएगी यहाँ से वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो ये Z Z1 Z2 Z बार Z1 बार Z2 बार 1 1 1 0, ये भी होती है लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू Z1 Z। तो एग्जाम में ऐसे लिखा हो सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है, ऐसे लिखा होता है, तो आपको पता चलना चाहिए कि लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फिर 3 कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन अपन ने पहले भी देखी थी, तो लाइन की टर्म्स में बोलूंगा तो लाइन को वो सेटिस्फाई करेगा, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। Z3 माइनस Z1 Z3 बार माइनस Z1 बार, यहाँ Z3 है बार नहीं है, और राइट में आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। तो लाइन की इक्वेशन में अगर आप वो चीज सेटिस्फाई करा देंगे पॉइंट Z3, तो उससे भी वही इक्वेशन आएगी। वो भी क्या है, 3 कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन ही है, और उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म Z1 Z2 Z3 Z1 बार Z2 बार Z3 बार 1 1 1 0, 3 पॉइंट्स कोलिनियर, दोनों का एक ही मतलब है। तो क्लियर होना चाहिए इसका मतलब क्या है, एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है, उसको आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन को एक तरह से और लिखते हैं आप, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस इक्वेशन, और उसको ऐसे भी लिखा जाता है ए बार जेड ए जेड बार प्लस बी। आप नोटिस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो यहाँ पे मैंने किया है एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखी जाती है। अब एग्जाम में जनरली ऐसी इक्वेशन लिखी हुई होगी तो आपको पता लगना चाहिए स्ट्रेट लाइन है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका एप्लीकेशन भी कैसे आएगा। बाकी इन जनरली ऐसे लिखा हुआ है, इसके हिसाब से अगर आपको इसकी परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, इसका स्लोप लिखना है, वो कैसे लिखना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। स्लोप लिखने के लिए जेड को अपन एक्स प्लस आइटा वाई लिख लेंगे, तो वाई और एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी, वाई आ जाएगा एक्स आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। तो जैसे आप स्लोप ऑफ लाइन लिखते हैं किसी भी लाइन का, कैसे लिखते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसी तरह से आप यहाँ पे स्लोप करेंगे डिफाइन, इसको आप लिख लेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई को एक तरफ रखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट आएगा ए प्लस ए आएगा, अपॉन में आएगा आइटा टाइम्स ऑफ ए माइनस ए आएगा।
तो वही होता है स्लोप। ऐसे हम स्लोप डिफाइन करते हैं, ए प्लस ए आइटा नहीं, ए प्लस ए बार, तो ये आ जाएगा स्लोप। तो अगर ऐसे लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, आप स्लोप ए और ए बार की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में इस चीज को निकाल सके अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ। और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए प्लस ए बार होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, 2 आइटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए। तो अगर आप इसको वैसे लिखेंगे तो आप ये चीज ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए, क्योंकि ए क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और ये है आपका 2 आइटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। तो 2 आइटा स्क्वायर हो जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। ऐसे आप स्लोप लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको याद रख लो, नहीं तो एग्जाम में आप निकाल सकते हैं। और अगर इसकी आपको पैरेलल लाइन लिखनी होती है तो स्लोप मतलब ये वाला पार्ट ये सेम रहेगा, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, तो वहां आप लैम्डा लिख लेंगे। ऐसे लिखा जाता है जैसे अपन स्ट्रेट लाइंस में भी लिखते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो भी आप स्लोप वाला पार्ट सेम रखेंगे और यहाँ पे लैम्डा आइटा लिखेंगे, ऐसा लिख लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये जो बी लिखा गया है, दिस इज नथिंग बट ए रियल नंबर, दिस इज ए रियल नंबर, ओके, दिस इज द रियल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पैरेलल लाइन तो उसमें लैम्डा रियल है, लेकिन परपेंडिकुलर में हम आइटा लैम्डा लिखते हैं, तो अगर आप आइटा से डिवाइड करोगे तो आपका स्लोप क्या आ जाएगा, m1 m2 माइनस बना जाएगा। तो उसको हम इस तरह से भी अकोमोडेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इट मीन्स। अब मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन में आएगा ऐसे लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है नॉर्मल की है इक्वेशन एक सर्कल की, ये लिखा हुआ है टेंजेंट की इक्वेशन है सर्कल की। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नॉर्मल है तो आपको पता है यहाँ पे ए जेड और जेड बार होता है और एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, सिमिलर टू दिस वन, ए बार जेड ए जेड बार, ऐसी कुछ है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसका कॉन्जुगेट यहाँ है, इसका कॉन्जुगेट यहाँ, इसी तरह से। बट एग्जाम में आप इसको चेंज कर लेंगे इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय पुटिंग एक्स प्लस आइटा, आप दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन लाइन की आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर आइटा की टर्म्स में डिफाइंड है ए और ए बार की वैल्यू, आई टेंड टू सॉल्व यूजिंग दिस, उसके बाद ही मैं स्लोप यहाँ पे निकाल। और अगर इस तरह से नॉर्मल टू दी हुई है उसको भी एक्स प्लस आइटा वाई में चेंज करेंगे, उससे आप लिखेंगे ये इक्वेशन आए। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, इफ 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 आर नॉर्मल टू ए सर्कल। तो अपने को पता है नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। और ये अपने दी हुई है टेंजेंट, तो यहाँ पे भी देखो z बार z आइटा इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें भी अगर आप x प्लस आइटा वाई सॉल्व करेंगे लाइन, ये लाइन आ जाएगी। तो ये टेंजेंट, अपने को रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। तो हमें पता है सर्कल में हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल से सेंटर। तो इसके साथ सॉल्व करेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा, और सेंटर ऑफ सर्कल का टेंजेंट से डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज रेडियस। तो उससे आपका रेडियस आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लिख सकता है, आइटा में भी लिख सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी लाइन अगर लाइन है, नॉर्मल है, टेंजेंट है, तो अगर आइटा की फॉर्म में दिया सिंपल एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके आप सॉल्व करके इक्वेशन एक्स और वाई में निकाल सकते हैं। फिर आप जैसे कंडीशंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं फिर से आपको 3 पॉइंट्स ए z1 b z2 c z3 कोलिनियर की कंडीशन एक तरीके से और बताता हूं। एक तो मैंने बताया था डिटरमिनेंट की फॉर्म में z1 z2 z3 z1 बार z2 बार z3 बार 1 1 1 0 वैसे लिखा हो सकता है, या फिर मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी उसमें z3 पुट कर दिया था वैसे लिखा हो सकता है, या फिर मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में ऐसे लिखा हो सकता है। एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो यहाँ पे ये एक फिक्स्ड रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब एक जो पॉइंट है बाकी दोनों पॉइंट्स को किसी एक फिक्स्ड रेशियो m/n में डिवाइड करेंगे। ये अब अपन हमेशा बोल सकते हैं, तो क्योंकि एक ही लाइन पे। तो Z2 को मैं Z1 और Z3 की टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ, mz3 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अब इससे मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको देखो क्या बताऊँ, m प्लस n z2 अगर यहाँ कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे लिखा होता है, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वल टू mz3 प्लस nz1। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ nz1 mz3 नहीं माइनस ऑफ m प्लस nz2 प्लस mz3, ये वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन इन Z1 Z2 एंड Z3। इस तरह से एग्जाम में लिखी हुई हो सकती है कि 3 पॉइंट्स है Z1 Z2 Z3, उसमें एक लीनियर इक्वेशन लिखी है, मतलब उसके कोफिशिएंट्स जो है वो है क्या है, एक रियल कोफिशिएंट्स है ABC। तो ये जो कोफिशिएंट्स है ABC आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दे आर रियल। और Z1 Z2 Z3 क्या है, 3 पॉइंट्स है। तो अगर आपको इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है और अगर अपन बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इससे अपन हमेशा बोल सकते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। आप नोटिस करना n m और m प्लस n इन तीनों का सम 0 ही आ रहा है। इस कंडीशन से भी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे लिखने की बजाय वो ऐसे भी लिख देता है। सपोज वो लिख देगा 2z1, सपोज एक इलस्ट्रेशन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा 2z1 प्लस 3z2 इक्वल टू 5z3, ऐसे लिख देता है। अब इसको देख के अपने क्या दिमाग में नहीं आता, कोफिशिएंट्स नोटिस करो, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे 2 प्लस 3 माइनस 5,
0 आ रहा है, तो ये इससे अपन बोल सकते हैं Z1 Z2 Z3 कोलिनियर है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 5। 5 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इजकल टू Z3। इससे अपन ये भी लिख सकते हैं जो Z3 है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है Z1 और Z2, तो उसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z3 इसके बीच में ही होगा। और Z3 जो है 2Z1, तो इधर रेशियो 2 होगा, इधर 3 होगा। तो ये 3:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, ये चीज अपन यहाँ से बोल सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन Z1 Z2 Z3 3 पॉइंट्स में दिखती है, तो कोफिशिएंट्स का सम देखिए वो 0 आ रहा है यार। ऐसा हो सकता है एग्जाम। और कई बार क्या हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता है, इसे यहाँ पे लिख देगा 2Z1 प्लस 3Z2 इज इक्वल टू 1Z3 प्लस 4Z4, ऐसा भी लिख सकता है। तो इसके केस में क्या होगा, 2 प्लस 3 1 प्लस 4 5। लेकिन अब यहाँ 4 पॉइंट्स हैं, तो इसके केस में अपन क्या बोल सकते हैं, देयर आर 4 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट्स के केस में अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर लूं, इसको भी मैं 5 से डिवाइड कर लूं, तो मैं एक नया पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं Z5। तो अपन ये बोल सकते हैं Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है और Z3 Z4 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो Z5 है जो पॉइंट, वो इनको रेशो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में, किस रेशो में, इसको तो डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। तो 3:2 में ऐसा हो गया क्योंकि 2Z1 3Z2 अपॉन 5। और यहाँ पे ये रेशो हो जाएगा 1Z3, तो यहाँ पे ये रेशो 1 और ये 3, 1:4। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है 4Z4 1Z3 अपॉन 4 प्लस 1। इसका एप्लीकेशन मैं अभी आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब ये है। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है के पॉइंट है जो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो अगर आपको Z1 Z2 Z3 Z4 किसी तरह से डिफाइंड है तो आप ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन सर्कल्स में बताऊंगा। तो ये हमारी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखी हुई, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा, तो x प्लस आइटा y पुट करके आप इक्वेशन निकाल सकते हैं इजीली। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स में पहली इक्वेशन ऑफ सर्कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r। तो इसको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए सेंटर z नॉट है, रेडियस r है। अब इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन निकाली जाती है, वो इसका स्क्वायर करके। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी मॉड लिखा होता है तो उसका स्क्वायर करके आप z z बार हमेशा लिख सकते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, z z बार माइनस z नॉट z बार माइनस z नॉट बार z माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे ये देख के बोल सकते हैं आर स्क्वायर क्या है, वो यहाँ पे रेडियस को डिफाइन करता है आर, और जेड नॉट जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। तो इन जनरल अगर ये कोई इक्वेशन ऐसे दी हुई है, बीटा जेड बार बीटा जेड बार बीटा बार जेड प्लस सी, तो अब ध्यान रखेंगे इसके केस में अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो अब अपन यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से कुछ गड़बड़ करी है, ये आएगा जेड नॉट बार, यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर भी आएगा, ये चीज आएगी। तो ये अपना जो कॉन्स्टेंट सी है वो ये आएगा, दिस इज द कांस्टेंट यू विल गेट, दिस इज योर सी। तो अभी हमने लाइन की इक्वेशन देखी थी, तो उसमें था बीटा जेड बार प्लस बीटा बार जेड प्लस सी, और जो वहां पे सी क्या था वो एक रियल क्वांटिटी थी, मैंने वहां पे लिखा भी था आपको। उसमें इतना पार्ट था, वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। और अगर उसमें मैं मॉड जेड स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो वो एक सर्कल की इक्वेशन होती है। मॉड जेड का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर 2 लिखा हुआ है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे पहले। डिवाइड करने के बाद में आप यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन दी हुई है तो आप डिफाइन कर सकते हैं सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर होगा माइनस बीटा, तो जो जेड बार का कोफिशिएंट है उसका माइनस टाइम्स, ऐसे आप लिख सकते हैं माइनस बीटा होगा अगर कोफिशिएंट यहाँ 1 है। और रेडियस क्या होगा यहाँ पे, वो सी से निकालेंगे तो आएगा दिस इज इक्वल टू सी। तो आप यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो आएगा मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस सी का रूट, या फिर मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस सी, वही यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो ये जो इक्वेशन आपने लिख ली और इसको आप कंपेयर करके भी लिख सकते हैं। जेड बार का कोफिशिएंट बीटा है, इसका कोफिशिएंट है माइनस जेड नॉट, तो जेड नॉट जो आ जाएगा वो माइनस बीटा ही आ जाएगा, कंपेयर करके भी बोल सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इक्वेशन आपको इस तरह से एग्जाम में दी हुई, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर कभी भी रियल सर्कल होगा तो अपन क्या बोलेंगे, कंडीशन रेडियस रियल होनी चाहिए। और रियल रेडियस के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और अगर आपको ऐसी कभी भी इक्वेशन दी गई, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई सेंटर एंड रेडियस, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन बाय पुटिंग z इक्वल टू x प्लस आइटा y, बीटा इज इक्वल टू p प्लस आइटा q, a प्लस आइटा b की फॉर्म। फिर आप इसको सॉल्व करने के तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से सेंटर आएगा माइनस पी कॉमा माइनस क्यू, विच इज नथिंग बट बीटा है, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा, देखो वही आ रहा है। और जो रेडियस आएगा वो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस सी का रूट। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या है यहाँ पे, दिस इज मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, वही चीज आ जाएगी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सेकंड तरीका है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का। थर्ड तरीका है ये,
दिस इज ए सर्कल। अगर यहाँ पे सपोज k की वैल्यू हो जाती है 1, फॉर k इक्वल टू 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फॉर k इक्वल टू 1 दिस इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अपन डिस्कस कर चुके। k इक्वल टू 1 के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, k की अगर कोई और वैल्यू है तो उसके लिए हमेशा सर्कल होता है। लेकिन इसको आप देख के सॉल्व करके, बिना सॉल्व करे आप नहीं बता सकते सेंटर क्या होगा, रेडियस होगा। इसको देख के बता सकते हैं, इसको देख के बता सकते हैं, इस तरह से इसको देख के हम नहीं बता सकते। तो ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके सॉल्व करेंगे, बोथ द साइड्स मॉड लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आएगा, एक्स वाई की कोई टर्म आएगी नहीं, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग ए सर्कल ओनली। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है, आप सॉल्व करके आगे चेक करेंगे कि वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सेंटर और रेडियस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये है तीसरा तरीका इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का। नेक्स्ट लिखते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में लिखा हुआ है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं Z1 और Z2। अब आप ये सब सोच रहे होंगे सर मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, जैसे पहले 3 बताया वैसे लिख सकता है, तो देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए वो सर्कल, सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन निकालो, उसके बाद में आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसको सॉल्व कर। अगर एंड पॉइंट Z1 और Z2 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z माइनस Z1 का स्क्वायर, z माइनस Z2 का स्क्वायर, ये हो गई ये लेंथ, इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो ये हो गया z का Z1 से डिस्टेंस का स्क्वायर, z का Z2 से डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये Z1 का Z2 से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 3 पॉइंट Z, Z1, Z2 हो गए, तो आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या है, सर्कल पे ही लाया करेंगे, क्योंकि तभी यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की टर्म में लिख सकते हैं कि z माइनस Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है और z माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट जो है, मतलब इन लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 वो होगी ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन, इसके बीच का एंगल 90 है, तो या तो प्लस 90 या माइनस 90, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। ऐसे भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखा जाता है इन डायमीटर फॉर्म। तो अगर ऐसे कभी भी लिखा है, इसका मतलब जो z पॉइंट है वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर ही है। और अगर ये पाई बाय 2 है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी मतलब z प्लस z बार इक्वल टू 0, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी अगर लिखी हुई एग्जाम में इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो रिवर्स में आपको कैसे सोचना है, इसका इसके कॉन्जुगेट के साथ सम 0 है, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब इसका एंगल 90 डिग्री है, इसका एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब z पॉइंट जो है सर्कल पे। ऐसे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो एग्जाम में क्या ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे लिखा होता है, उससे हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना काफी ईजी होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा z माइनस 2 प्लस 3 आएगा, z माइनस 4 प्लस 3 आएगा का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। इट रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अपने को दिख रहा है z का इससे डिस्टेंस, z का इससे डिस्टेंस, अगर ये सर्कल है विद लीस्ट रेडियस, तो लीस्ट रेडियस कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है एक पॉइंट z का, 2 पॉइंट से लिखा हुआ है, एक है 2,3 और एक है 4,3। तो अगर ये 2,3 और 4,3 कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हो गए, तो सर्कल की रेडियस तो कॉर्ड से बड़ी हो जाएगी लेंथ से। लीस्ट रेडियस के लिए क्या होने चाहिए, डायमीटर के ही एंड पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लीस्ट रेडियस की बात करी। तो लीस्ट रेडियस की बात करेंगे, दीज आर डायमीटर एंड पॉइंट्स। इफ दीज आर डायमीटर एंड पॉइंट्स, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं ये जो हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिस्टेंस को d1 स्क्वायर, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर, ये d2 स्क्वायर। तो ये हो गया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी लैम्डा। तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैं लिख देता हूँ d3 स्क्वायर, तो अपन ये बोल सकते हैं जो d3 स्क्वायर होगा वो अगर लैम्डा के बराबर होगा, तभी वहां पे वो है लीस्ट रेडियस का सर्कल होगा। तो d3 स्क्वायर आप निकाल लो, वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते हैं। ये तो हम ऑलरेडी सर्कल्स में भी पढ़ चुके हैं। एक सर्कल अगर 2 पॉइंट से पास करता है तो मिनिमम रेडियस का सर्कल क्या होगा, जब वो दोनों एंड पॉइंट्स क्या होंगे, डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स होंगे। यही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का। पांचवा तरीका काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था जे एडवांस में रिसेंटली, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो अभी हमने देखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इक्वल टू अल्फा। अब देखो अगर अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो वहां पे क्या होता है, z Z1 Z2 स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, ये मैंने बताया था। तो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं पॉइंट्स z Z1 और Z2, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2 है तो वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, वो सर्कल पे रिप्रेजेंट करता है। उसमें क्या होते हैं, Z1 Z2 डायमीटर एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी है अल्फा की वैल्यू, एनी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, तो भी Z1 Z2 और Z किस पे लाया करते हैं, सर्कल पे ही लाया करते हैं। तो इसको अपन कैसे समझते हैं, ये एक रे है Z से Z1 को जोड़ने वाली, ये एक रे है Z से Z2 को जोड़ने वाली। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करके। मैंने रिवर्स में इसलिए लिखा क्योंकि एक पॉइंट फिक्स हो गया Z, जहां से रे स्टार्ट हो रही है, और वो Z1 से जोड़ेंगे, Z2 से जोड़ेंगे। तो Z से स्टार्ट होने वाली एक Z1 से जोड़ेंगे, एक Z2 से जोड़ेंगे, और Z1 माइनस Z जो है
वो एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा एंगल पे है Z2 माइनस Z से, क्योंकि इसका एंगल माइनस इसका एंगल है, तो वो अल्फा है एंटी क्लॉकवाइज में, सो दिस इज द एंगल अल्फा। अब ये बोला जाता है कि ये जो पॉइंट्स हैं Z, Z1 और Z2 ये सर्कल पे लाया करते हैं। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर मैं Z1 और Z2 को ज्वाइन करके एक बनाता हूं कॉर्ड, तो यहाँ पे ये बोल रहा है किसी भी कॉर्ड का सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है सर्कल के ऊपर। तो ये मैंने सरकमफ्रेंस पे ही एक एंगल बनाया। तो ये एंगल आप यहाँ भी बना सकते हैं, अगर मैं ये पॉइंट Z यहाँ ले लेता या कहीं और ले लेता, सपोज मैं पॉइंट Z यहाँ ले लेता, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन करता तो वो भी एंगल क्या होता? सेम ही होता, अल्फा। ये चीज अपन बोल सकते हैं। सो दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट ऑन सर्कल आर। तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये भी एंगल क्या होता? दिस वुड हैव बीन आल्सो अल्फा। ये भी अपना अल्फा ही होता। दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट Z ऑन द सर्कल। इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि ये जितने भी पॉइंट है सर्कुलर आर्क पे वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब यहाँ पे इससे अपन सेंटर ऑफ सर्कल का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। उससे अगर अपने को सेंटर ऑफ सर्कल पता लग जाएगा तो Z1 से उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस पता लग जाएगा। ऐसे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली निकाल सकते हैं अगर ये दिया हुआ है। इसका मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस टू अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस थ्री अपॉन Z प्लस थ्री इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ था 5/4। तो मैंने x प्लस आइटा वाई से भी सॉल्व करके बताया था पहले जब मैंने आर्ग्यूमेंट डिस्कस किया था। वैसे भी निकाल सकते हैं और जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके सही। ज्योमेट्रिकली इसका ये मतलब होता है। तो अब मैं इसको ZC को अगर यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ इन दोनों पॉइंट से, तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा ये वाले वेक्टर Z1 माइनस ZC और Z2 माइनस ZC, क्योंकि हमें पता है सर्कमफ्रेंस पे अगर एंगल अल्फा है तो यहाँ एंगल 2 अल्फा होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी? r के बराबर ही है, इसकी भी लेंथ r के बराबर है, दोनों यूनिट वेक्टर मतलब सेम ही सेम लेंथ के वेक्टर। तो अपन बोल सकते हैं Z1 माइनस ZC अपॉन Z2 माइनस ZC, दैट इज यूजिंग रोटेशन थ्योरम। Z1 माइनस ZC अपॉन Z2 माइनस ZC क्या होगा? e रेज़ टू पावर आइटा 2 अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज में जितना रोटेशन है। ध्यान रखेंगे ये जो अल्फा है ये एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेशन मान के चल रहे हैं इसका। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और Z1 माइनस ZC अपॉन Z2 माइनस ZC को आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे भी लिख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ऐसे जब भी दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सर्कल है और Z की जगह मैं ZC पुट कर दूंगा तो उससे आपको सेंटर ऑफ सर्कल मिल जाएगा राइट में, e की पावर आइटा 2 अल्फा आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन, तो ये मुझे देख के पता है ये सर्कल है, ये हमने पहले सॉल्व किया था बिना इसके, दैट इज इसके। तो अगर इसके यूज करना है तो ZC माइनस टू अपॉन ZC प्लस टू इक्वल टू e की पावर आइटा 2 अल्फा। तो e की पावर आइटा 2 पाई बाय 4, तो e की पावर आइटा पाई बाय 2 दैट इज आइटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ZC की आप वैल्यू निकालेंगे 2 आइटा आ जाएगी। तो इससे आपको सेंटर ऑफ सर्कल पता लग गया, इसका क्या होगा? ये एक सर्कल ही है, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर आपको पता लग गया, सेंटर कितना आएगा? दैट विल बी 0, और रेडियस अगर आपको निकालना है तो इस पे जो बाकी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट क्या है? 2,0 माइनस 2,0। तो 2,0 से इसका डिस्टेंस निकालो। तो इस सर्कल पे कॉर्ड के एंड पॉइंट्स भी आपको पता है, ध्यान रखेंगे। तो जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स क्या है? मतलब सर्कल के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स और पता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट है 2,0, एक है माइनस 2,0। अब मुझे यहाँ पे अगर रेडियस निकालना है तो 2,0 का 0,2 से डिस्टेंस निकाल लो तो आ जाएगा 2√2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने को ये निकालना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Z है एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल का एक दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक सर्कल पे है और दूसरा पॉइंट एनी पॉइंट है। तो अपने को पता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखते हैं हम किसी भी एक पॉइंट का सर्कल से, तो वो अपने को यहाँ लिखना है। तो पॉइंट ये है, सर्कल का सेंटर अपने को पता है दैट इज कितना है? 0,2। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या निकालते हैं? सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 माइनस 2 0, 9√2 आ जाएगा डिस्टेंस। और अपने को रेडियस पता है 2√2। तो अपने को पता है ये पॉइंट जो है बाहर है, पॉइंट बाहर है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? PC माइनस R। तो अगर R अपना ये है, PC माइनस R विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ये 7√2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर 98 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया हुआ है ये पुराने टाइम में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फॉर्म सर्कल की इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने ऑलरेडी पहले आपको डिस्कस करके बताया था, दैट इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/4। तो मैंने आपको बताया था tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 10 π/4। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका वो है, तो अगर tan अल्फा लिखेंगे तो x, y का 2,0 से लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन x प्लस 2। इस तरह से भी आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, आपका वही आंसर आएगा। ये दोनों तरीके सही हैं सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सेंटर कैसे निकालते हैं रोटेशन थ्योरम से, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अब हम लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लेते हैं, बट एक और चीज मैं यहाँ बताता हूँ,
दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ध्यान रखेंगे एक आर्क को ही रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे सर्कल को वैसे रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों हम बोल सकते हैं? क्योंकि देखो अगर अल्फा जैसे यहाँ दिया हुआ है π/4, π/4 इज व्हाट? एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है सर्कल की मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ये समझना जरूरी है। पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करता है। बट इक्वेशन जो आएगी वो सर्कल की फॉर्म में आएगी, दैट इज मेजर आर्क वाली इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर ये एंगल एक्यूट है तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो है कॉर्ड, कॉर्ड की लेफ्ट साइड में बड़ा पार्ट ऑफ सर्कल होगा। अगर कॉर्ड अगर आप यहां ले लेंगे या दूसरी तरफ आप अगर एंगल देखते हैं कॉर्ड का, इस कॉर्ड का अगर मैं दूसरी तरफ एंगल देखूंगा तो वो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज ही आएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट एक्यूट एंगल। और ये वाला अगर आप एंगल देखेंगे, दिस इज नथिंग बट ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर है सर्कमफ्रेंस पे तो वो हमेशा क्या आएगा? ये छोटा वाला जो आर्क है Z1 Z2 को, इसी को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि अगर ये एक्यूट है तो ये बड़ा वाला आर्क पे होना चाहिए एंगल, तभी वो एक्यूट हो सकता है। तो ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग एन आर्क ऑफ द सर्कल। अब अपन लास्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें लिखते हैं 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक, जिसपे जे एडवांस में रिसेंटली 2020 या 21 में एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे अपने कोई 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। ये सारे के सारे पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, उसकी क्या कंडीशन होती है? ध्यान रखिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दीज आर रिटन इन एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो Z1 से Z2, Z2 से Z3, Z3 से Z4। अब कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अपन यही कंडीशन लगाते हैं, अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री। तो हम ये एंगल्स ही डिफाइन करते हैं। ये एंगल अगर अपन लिखेंगे तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे लिखा है, तो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, या एक ये लाइन है, एक ये लाइन। तो आर्ग्यूमेंट लिखेंगे Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, तभी तो ये होगा यहाँ पे ये वाला एंगल। दिस इज योर फर्स्ट एंगल। तो अगर यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ अल्फा, तो ये मैंने यहाँ पे अल्फा को डिफाइन किया है। फिर अगर मेरे को यहां लिखना है तो ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है। तो ये लिखना है तो इस वाली रे में से इस वाली रे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाली रे है B माइनस सी और ये वाली रे है D माइनस सी। तो Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3, यही मैंने यहाँ लिखा है। सो दिस विल बी योर बीटा। तो ये अपना यहाँ पे बीटा एंगल। तो ये सम ऑफ अपोजिट एंगल्स लिखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज दैट ओनली विल गिव यू द पॉजिटिव साइन वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारी पाई है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ A प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ B पाई है, तो हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2। ये अपने को पता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो एग्जाम में आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे ही लिखा हुआ था। और उसमें यहाँ पे क्या था लिखा हुआ कि उसमें Z1 Z2 Z3 तो लिखा हुआ था, लेकिन उसमें Z4 की जगह Z लिखा हुआ था। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो एग्जाम में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पे ये वैल्यू थी और एक और वैल्यू थी, वो वैल्यू लिखी हुई थी पाई, प्रोडक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पाया था और इस तरह से रेशियो लिखा हुआ था। तो अब इस चीज को अपन यहाँ समझते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ सबसे पहले नोटिस करो Z4 Z2 यहाँ है, Z4 Z2 यहाँ। तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ है Z4, जो Z2 यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ है Z2। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हमेशा नोटिस करना है, अगर यहाँ पे Z लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये Z होगा, और अगर यहाँ Z2 लिखा हुआ है या Z1 जो भी है तो यहाँ पे भी क्या होगा? Z1 होगा। कुछ ऐसे होगा, पहले वाले को आप नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ ही है, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। इसके अलावा जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ लिखा होगा और एक पॉइंट यहाँ लिखा होगा। तो जो बचे हुए पॉइंट्स हो गए वो अपना Z2 हो गया, एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, और जो बचा हुआ पॉइंट है Z3 यहाँ लिख देंगे। इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई होगी एग्जाम में। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पार्ट भी सेम है, लेकिन रिवर्स है। और अगर हम इस तरह से लिखेंगे इसको तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये अपने को ध्यान रखना है। और एडिशन में लिखेंगे तो भी अपन ऐसे ही लिखते हैं, ये यहाँ आता है और ये यहाँ आता है। इस तरह से मैं इसको ध्यान रखता हूँ। दिस इज हाउ यू रिमेंबर कि आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, और सब्ट्रैक्शन जिसमें से आप करेंगे वो यही चीज है। और अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं, Z माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। तो सर्कल पे अगर आप इनको मार्क करना है तो आप कैसे करेंगे? Z1 एक पॉइंट अपन मान लेते हैं Z, और Z माइनस Z2 का मतलब एक पॉइंट Z2 से आपको बनानी है, और Z1 माइनस Z2 मतलब एक रे बनानी है आपको Z1 माइनस Z2। तो Z2 से स्टार्ट होने वाली रे आपको बनानी है, तो पॉइंट Z2 ही पहले अपन बना लेते हैं, दिस इज योर Z। और Z जो है Z2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रे बनाएंगे Z2 से स्टार्ट होने वाली, वो Z पे जाके एक्यूमुलेट होगी, तो ये अपना Z हो जाएगा। ऐसे कोई रे बनेगी, और एक पॉइंट Z1 माइनस Z2 मतलब Z2 से स्टार्ट होने वाली, और वो Z1 पे जाके खत्म हो जाएगी, तो ये रे। और ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे है, ये पीछे है। तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे बनाए।
अब अगर अपने को ये बनानी है तो Z1 और Z को Z3 से ज्वाइन करेंगे, तो Z3 अपना पॉइंट यहाँ होगा। तो अब Z1 माइनस Z3 एंटी क्लॉकवाइज में आगे हैं, तो आपको देखो बाकी अपने आप ही दिख जाएगा। ये देखो Z1 माइनस Z3 और Z माइनस Z3, तो Z1 माइनस Z3 इससे एंटी क्लॉकवाइज में आगे, तो देखो ऐसे बना। तो ये वाला इसका डायग्राम होगा। इसके डायग्राम में मैंने क्या किया, आप नोटिस करो, Z के बाद में Z2 आया, फिर Z1, फिर Z3। यहाँ पे Z1 Z2 Z3 Z4 इस तरह से, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है तो आपको समझ आना चाहिए कैसे डायग्राम बनाना है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। तो उसमें यही था, ऑप्शन में कॉलम मैच कराना था, तो ये अपने को पता लग जाता। अब यहाँ पे ये क्या है, प्योरली रियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट पाई होगा तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं, दैट इज cos पाई प्लस आइटा साइन पाई मल्टीप्लाइड बाय आर। और अगर cos पाई मल्टीप्लाइड बाय आइटा साइन पाई है, इवन आई कैन राइट cos पाई इज -1, तो आई कैन राइट दिस इज ए प्योरली रियल नेगेटिव नंबर आल्सो। ये भी अपन यहाँ लिख सकते हैं, तो एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो ये प्रोडक्ट है, तो अब मैंने यही नोटिस किया, यहाँ Z है 4, यहाँ पे भी Z4 है, यहाँ Z2 है और यहाँ Z2 है। देखो क्रॉस में आ गए, प्रोडक्ट में है, और यहाँ एक पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ दूसरा पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तो इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ऐसे लिखा हुआ हो सकता है आपको क्वेश्चन में। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जो है एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन Z1 Z2 Z3 से पास करता है। उससे अपन कैसे बता सकते हैं, तो अगर ये लिखा हुआ है लोकस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए सर्कल थ्रू ओरिजिन Z1 Z2 Z3, तो अपन बोल सकते हैं ओरिजिन Z1 Z2 Z3 आर कॉन्साइक्लिक। इस तरह से भी मैच का क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। इसको अपन री राइट कर सकते हैं 1/Z1 माइनस 1/Z2, और 1/Z1 को यहाँ ले जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा Z2 माइनस Z1 Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 Z2 Z1 Z3। यहाँ से नोटिस करेंगे Z1 Z1 कैंसिल। तो अब मुझे दिख रहा है Z1 है सब्ट्रैक्शन में, यहाँ से Z3 माइनस Z1 लिख सकता हूँ माइनस साइन लिख के। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा माइनस ऑफ Z3 माइनस Z1, क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल या फिर कौन साइक्लिक पॉइंट्स के लिए हम जो कंडीशन लिखते हैं, दो से ज्यादा पॉइंट जब भी होते हैं तो हम जो सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें सेम ही पॉइंट पीछे आता है। तो मैं इसको माइनस Z3 माइनस Z1 लिखूंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मुझे दिख रहा है Z1 का ही सब्ट्रैक्शन है, और ये Z2 है, ये Z3 है, तो मेरे को इसका रिवर्स यहाँ दिखना चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ दिख रहा है सेम ही, लेकिन ये इक्वल टू के अपोजिट साइड है, ध्यान रखें। तो इसको इक्वल टू के लेफ्ट में लेके आएंगे, या फिर राइट साइड में हम लिख सकते हैं इसको आर्ग्यूमेंट की फॉर्म्स में लिखेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 इज 5। अब अगर आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये Z2 बाई Z3 का आर्ग्यूमेंट माइनस में हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये Z3 बाई Z2 ही हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लेफ्ट ले जाके 5। अब आप नोटिस करो Z2 Z2 Z3 Z3, Z1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज 5। So these points are on the circle only. Origin Z1, Z2, Z3, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब हम एक और इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 4 Z2 2 Z3 3 Z4, ये चार ऑर्बिटरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नन ऑफ नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है Z1 Z2 Z3 Z4 में। तो मैंने आपको बताया था 3 में होता है तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0, 4 में भी देखो सम ऑफ कोफिशिएंट 0, A B C D। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर मैं इसको Z1 प्लस 4 Z2 और 2 Z3 3 Z4 इधर लिख लूं अपॉन 5 कर दूं, तो मुझे दिख रहा है Z1 और Z2 से पास होने वाली लाइन Z3 और Z4 से पास होने वाली लाइन एक पॉइंट Z5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सारे पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, Z1 Z2 Z3 Z4 कौन साइक्लिक है, ये अपने को दिया है। Z1 Z2 से पास करने वाली लाइन पॉइंट जो है P पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको मैंने Z5 लिख दिया। ये रेशो 1:4 है, इससे हम ये मार्किंग कर सकते हैं, ये समझने वाली चीज है। दिस इज 1 दिस इज 4, क्योंकि 1 Z1 4 Z2 अपॉन 4 प्लस 1 ये लिखा है। 2 Z3 मतलब 2 Z3 3 Z4 अपॉन 2 प्लस 3। अब आपको ये निकालना है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z4 का स्क्वायर। अब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या है, दिस इज नथिंग बट AB का स्क्वायर, यही तो निकालना है। और ये अपना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो रेशो निकालना है, दिस इज नथिंग बट CD का स्क्वायर। अब अपन ये कैसे निकालेंगे रेशो AB अपॉन CD का स्क्वायर, तो उसके लिए हम ये रेशो का ही डिवीजन यूज करेंगे, और नेक्स्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट P, क्योंकि दो कॉर्ड्स हैं जो अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्कल्स वाले चैप्टर में। तो हम यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट P लिख सकते हैं, PA मल्टीप्लाइड बाय PB इज इक्वल टू PC मल्टीप्लाइड बाय PD। इट्स अ इंपॉर्टेंट वे टू राइट दिस। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब PA और PB को हम रिप्रेजेंट करेंगे AB की टर्म्स में। व्हाट इज PA, PA इज 4/5 टाइम्स ऑफ AB, क्योंकि अपने को AB स्क्वायर निकालना है। तो PA को हम AB की टर्म्स में लिख सकते हैं, दिस इज 4/5 टाइम्स ऑफ AB। और PB को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1/5 टाइम्स ऑफ AB, क्योंकि 1:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से हम PC लिख सकते हैं, व्हाट इज योर PC, PC इज 3/5 टाइम्स ऑफ CD।
और PD अपना हो गया यहाँ पे 2/5 टाइम्स ऑफ CD। तो अब 5 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा 4 टाइम्स AB स्क्वायर, राइट साइड में आएगा 6 टाइम्स CD स्क्वायर। तो अपने को जो निकालना है वो निकालना है AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो वो वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें पावर ऑफ पॉइंट को यूज कर लिया, कोलिनियरिटी की कंडीशन यूज कर ली, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस की कंडीशन यूज कर ली, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में ध्यान रखेंगे कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। उसके बाद में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर वो पार्ट खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद बाइनोमियल, उसमें हम सम ऑफ सीरीज वाला पार्ट करेंगे। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज थोड़ा एएमजी इनइक्वालिटी, वो भी मोस्टली हो सकेगा, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। उसकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे।